अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान और मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने दिन का आगाज़ बड़े बेहतर अंदाज से कर सके होंगे। मौसम के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि मौसम अब काफ़ी तब्दील हो चुका है। दिन के औकात में हम देख रहे हैं कि जो धूप का जोर है वो अब बढ़ता जा रहा है और सर्दी में कमी आती जा रही है। जिस तरह से पिछले साल हमने देखा था कि रमज़ान के जो 15 रोजे थे वो बड़े ठंडे गुजरे थे, बड़े अच्छे गुजरे थे और इस बार एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि शायद जो पूरा रमजान है वो बड़ा ठंडा गुजरेगा। लेकिन अभी जो सिचुएशन हम देख रहे हैं उसके मुताबिक बारिशों का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि अभी सर्दी एक बार फिर से हाँ बिल्कुल आएगी, लेकिन एक सर्दी का जो स्पेल था जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ऐसा होगा वो हमें होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कुदरत मेहरबान हो जाए उस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन दुआ यही होगी कि जूं रमजान करीब आए तूं मौसम जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाए। लेकिन जो मुल्क का मौसम है अनवार वो बड़ी अंगड़ाइयां ले बड़ा अजीब सा होता जा रहा है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। हुकूमत कांटों की सेज। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को सच्ची दिखाकर खब्बी मार दी। पीटीआई, एमडब्ल्यूएम और जमात इस्लामी से इत्तेहाद पर मजबूर। पीएसएल 9 का बिगल बच गया, ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए किन मशरूबात का सहारा जरूरी है? और नाज़रीन, आपने चूचू के मुरब्बे का नाम तो सुना होगा और अगर नहीं सुना तो फिर हालिया इलेक्शन की जो नताइज हैं उसमें सियासी पार्टियों के नताइज चूचू के मुरब्बे की तरह ही हैं, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा कि हुआ क्या है। क्योंकि इस तकसीम शुदा मैंडेट के बायस मुल्क में जो सियासी बेयकीनी है वो अब कम होने की बजाय बढ़ गई है। इंतखाबात का इंतजार किया जा रहा था और यही कहा जा रहा था कि ये बेयकीनी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो बेयकीनी अब बढ़ चुकी है। ताहम ये बात तो यकीनी है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज, सिंध में पीपल्स पार्टी और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमतें बनेंगी। लेकिन वफाक और बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमतों के सिवा कोई और हल मौजूद नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है और वो शहबाज शरीफ ही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आईनी तकाजा है जिसकी तादाद ज्यादा है वो हुकूमत बनाए और अगर आजाद उम्मीदवार अक्सरियत दिखा दे तो हम बड़े शौक से ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। स्टेटमेंट तो उनकी अच्छी है, लेकिन डिपेंड करता है पीटीआई पे कि अगर एमडब्ल्यूएम और जेयूआई के साथ ही जाते हैं तो नंबर गेम पूरी नहीं होगी। बहरहाल हमने दूसरी तरफ ये देखा कि पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में मीडिया ब्रीफिंग में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उनकी जमात वफाकी हुकूमत में ओहदे लेने में दिलचस्पी नहीं रखती और खुद को वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ में शामिल नहीं करता। तो ये भी स्टेटमेंट उनकी तरफ से पास ऑन की गई। बिल्कुल, और इसके साथ साथ उन्होंने आसिफ अली जरदारी के सदर बनने की ख्वाहिश का इजहार भी किया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वफाक और पंजाब में एमडब्ल्यूएम जबकि खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ हुकूमत बनाने का फैसला किया है। साथ ही साथ चेयरमैन पीटीआई और नायब अमीर जमात इस्लामी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ जिसमें सियासी लायामल पर बात की गई है, हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल किया गया है। जबकि जमात इस्लामी ने तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने के लिए ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है और इस हवाले से जो बानी पीटीआई के हवाले से रिपोर्ट ये हो रहा है वो अभी भी ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमकेएम से कोई बातचीत नहीं होगी, उनसे कोई भी इत्तेहाद नहीं होगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए मैंने अली अमीन गंडापुर को नामजद कर दिया है, जिस पर पार्टी के अंदर और बाहर से भी काफी तनकीद हो रही है और इस नामजदगी को उस्मान बुज़दार और महमूद खान की कारकर्दगी से मिलाया जा रहा है। लेकिन कल रात भी कहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, चौधरी शुजात हुसैन साहब के घर शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद थे, बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद थे, मरियम बीबी मौजूद थी। तो वहां पर भी जो है एक इंतहाई अहम नशिस्त हुई है और वहां पर भी जो फैसले लिए गए हैं उनमें से एक फैसला तो यूं कह लीजिए कि शायद किसी हद तक लोगों को काबिल कबूल हो, लेकिन एक फैसला ऐसा है कि जिस पर पंजाब के लोग जो हैं वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है और बात ये की जा रही थी रात के जो डिसीजंस कुछ सामने आ रहे थे कि जो शहबाज शरीफ होंगे वो वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार होंगे और जो मरियम नवाज साहिबा है वो पंजाब की वजीर आला की जो जिम्मेदारी है उन्हें सौंपी जाएगी। और मेरा ख्याल है कि अब वो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर तनकीद का वक्त है वो होने जा रहा है। वो जो नारा था कि पाकिस्तान को नवाज दो वो एक सवालिया निशान बन गया है और वो जो हेडलाइंस छपी थी हाँ जी से एक रोज पहले चौथी बार वजीर आजम, तो वो अब उस नैरेटिव का क्या होगा, उस बयानी का क्या होगा, इसी पर मजीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार नसीम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया। नसीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इलेक्शन से पहले हमने देखा कि तमाम लोग सरकारी और गैर सरकारी
इसी बात पर जोर लगा रहे थे कि मुल्क में इलेक्शन होने से जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे, लेकिन जो नताइज आए हैं वो तो इन हालात को मजीद हमें लग रहा है कि खराबी की तरफ ले गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, बात यह है कि आइन और कानून की तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क में आपने देखे कि पहले भी आइन के मुताबिक पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन में जब आपने इलेक्शन नहीं करवाए और वफाक में भी आपने 90 दिन से ज्यादा हो गए निगरान हुकूमत को, आपने सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद इलेक्शन नहीं करवाए थे, तो इस मुल्क को हट धर्मी जो है वो लेके बैठ रही है। इलेक्शन की सब बात कर रहे थे, इलेक्शन हुए, इलेक्शन में तो अवाम ने एक पार्टी को मैंडेट दे दिया था, लेकिन आपने फिर उस मैंडेट को चोरी करके फिर वो जो चूचू का मुरब्बे की आपने बात की थी वो फिर उन्होंने एक चूचू का मुरब्बा बना दिया। अगर आवाम के मैंडेट को माना जाता, जिस तरह उन्होंने बाहर निकल के अक्सरियत दी थी एक पार्टी को, अगर वो एक पार्टी को मिल जाती तो फिर कोई अभाव नहीं था, बड़े मजे से वो पार्टी अपनी हुकूमत बनाती, बाकी लोग अपोजिशन में बैठते। लेकिन क्योंकि वो पार्टी आपको एक आंख नहीं मारी तो आपने मुल्क के बदतरीन इलेक्शनों को जो है वो उसका रिजल्ट निकाला आपने। हालांकि लेकिन नसीर साहब, आप जो बात आप कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। जो लोग इस वक्त हमें अक्सरियत में दिखाई दे रहे हैं वो खुद ही हुकूमत नहीं बनाना चाह रहे, यही तो वो खुद कह रहे हैं। बानी पीटीआई कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून से बात नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी से बात नहीं करेंगे, एमकेएम से नहीं करेंगे, काफ लीग से नहीं करेंगे, तो फिर हुकूमत कैसे बनाएंगे? मैंडेट तो मिल गया उन्हें। अनवार बात यह है कि वो आपको वोटिंग या वो सीटें तो नहीं मिली ना जो आवाम ने उनको दी थी। आवाम का मैंडेट तो छीन लिया गया। अब वो किस तरह हुकूमत बनाए और क्यों कोएलिशन के अंदर जाए? पीटीआई ने तो हमेशा नारा ही जो है वो लगाया कि वो चोरों के साथ नहीं बैठेंगे। इस नारे के ऊपर ही आवाम ने उनको वोट दिए हैं। तो अगर उनका एक ये है कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड पार्टीज है, मैं उनके साथ नहीं बैठूंगा या वो उनके साथ नहीं बैठना चाहते, यानी कि वो मुनाफिकाना रवैया नहीं है ना बिलावल भुट्टो जरदारी की तरह कि आप इलेक्शन में किस तरह आवाजें कस रहे थे, किस तरह आप नून लीग को पुकार रहे थे, किस तरह आप नवाज शरीफ के खिलाफ बातें कर रहे थे, और जो ही इलेक्शन खत्म हुए आप फिर बंदर बांट के लिए उनके साथ मिल बैठ रहे। तो शायद चेयरमैन पीटीआई इस किस्म का मुनाफिकाना रवैया नहीं रखना चाहते, और जिनके खिलाफ उन्होंने वोट लिया है और अवाम ने वोट दिया है वो उनके साथ नहीं बैठना चाहते। और जो मैंडेट अवाम ने उनको दिया था अगर वो उनको दे दिया जाता तो हुकूमत बड़ा बआसानी बना लेते। तो ये खुफिया हाथ है बीच में। जी प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा आप जिस खुफिया हाथ का जिक्र कर रहे हैं। वाला मामला ना, असल में तो पाकिस्तान का बिगाड़ इसने पैदा किया हुआ है, मुआशी बहरान आया हुआ है, सियासी इस्तेकाम मुल्क में नहीं आ पा रहा। लेकिन वो जो साइंसदान है वो अपने तजुर्बात से बाज नहीं आ रहे। मुल्क एक डगर पे चल पड़ा था जब पीटीआई की हुकूमत चल रही थी। इमरान खान साहब की हुकूमत पे बड़ी तनकीद थी महंगाई की वजह से, और हो सकता था कि अगर उस वक्त 1 साल बाद इलेक्शन होते तो पीटीआई की ये पॉपुलैरिटी ना होती। आपने पीडीएम का तजुर्बा किया, आपका तजुर्बा नाकाम गया। अदम एतमाद का तजुर्बा किया, नाकाम गया। आपने जहांगीर तरीन पार्टी जिस तरह तोड़ मरोड़ के बनाएगी वो तजुर्बा नाकाम गया। परवेज खटक का तजुर्बा नाकाम गया। आपके तजुर्बे नाकाम जा रहे हैं, लेकिन आपने पाकिस्तान को एक तजुर्बागाह के तौर पे मश्क के तौर पे पाकिस्तान के लेबोरेटरी में जो एक नया टेस्ट होने जा रहा है मरियम नवाज साहिबा के बतौर वज़ीर आला बनने की हैसियत से, ये आपको लगता है कि फुलफिल होगा, फ्रूटफुल होगा पाकिस्तान के लिए, बिलखुसूस अगर हम सूबा पंजाब के लोगों के हवाले से बात करें तो? देखिए ज़रियात में एक बात के तो बिल्कुल खिलाफ नहीं। मैं कहता हूँ कि अगर कोई अपना प्रोविंशियल असेंबली का या कौमी असेंबली का कोई भी बंदा इलेक्शन जीता है तो ही इज एलिजिबल फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप, फॉर सीएमशिप। जो लीगली बात है उसमें तो उस क्राइटेरिया पे वो पूरी उतरती हैं। लेकिन बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के लिए दुनिया ने कुर्बानी दी, उनके मेंबरान ने कुर्बानियां दी, तो क्या ये जो हुक्मरानी का हक है वो उन्हीं के खानदान के पास है? मतलब अगर मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बन पा रहे तो जो 16 महीने मुल्क का शहबाज शरीफ ने हशर किया है और बिलावल भी अपनी तकरीरों में बताते रहे हैं, तो क्या और कोई सेन वॉइसेस या अच्छे लोग वहां पे मौजूद नहीं है जिन्हें आप मौका दें कि भाई वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए और फिर चले प्राइम मिनिस्टर आप शहबाज शरीफ को अपने भाई को सिद्दीकी साहब फिर यही वजह थी कि चौधरी निसार भी चले गए, शाहिद खान अब्बासी भी चले गए, मिफ्ता इस्माइल भी चले गए। इसी तरह करके जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो सीनियर लीडरशिप हम देख रहे थे जिन जो क्रेडिबल नाम थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लीग नून को छोड़े हैं, फिर यही वजह है?
जी बिल्कुल यही वजह है, क्योंकि लोगों ने कुर्बानियां दी हुई हैं और वो डिजर्व करते हैं कि अगर आप मियां साहब खुद नहीं आ सकते, इनकी ये कोई खानदानी विरासत तो नहीं है ना कि उनके खानदान से ही वजीर आजम बनेगा, उनके खानदान से ही वजीर आला बनेगा। पहले नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाते थे, शहबाज शरीफ साहब को वजीर आला बना देते थे। घर की पार्टी तो नहीं है ना, कितनी कुर्बानियां दी है। ख्वाजा साद रफीक है और बड़े बड़े नाम है जिनको आप पंजाब में ट्राई कर सकते थे, क्योंकि पंजाब की वजारत आला कोई मजाक नहीं होती। सूबा पंजाब पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा है और उसको इस तरह एक तोहफे में उठा के अपनी बेटी को दे देना, मेरे ख्याल से ये कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरा, आपको लगता है कि पंजाब के ऊपर उस्मान बुज़दार 2 का फॉर्मूला अप्लाई होने जा रहा है? जी बिल्कुल, उस्मान बुज़दार 2 से भी बदतर होने जा रहा है, क्योंकि ये तो अपनी सीट भी नहीं जीत सकी है। और आप हाल ये देखें कि जिनके मुकाबले पे जो मियां शहजाद साहब थे, आपने उनको जेल में डाला हुआ है। तो इस तरह पॉलिटिक्स नहीं चलती पाकिस्तान के अंदर। जब आप दूसरों को तो कहते हैं कुछ ले दे के फार्मूला होना चाहिए, नफरत की सियासत नहीं होनी चाहिए, तो वहां पे मेरे ख्याल से मरियम नवाज कोई अच्छी चॉइस नहीं है पंजाब सूबे के लिए। और जिस तरह का ये बानमती का कुंभा बना है, Then how do you see Ali Amin Gandapur as CM KP? जी देखें, अली अमीन अगर गंडापुर का आप माजी देखें ना, तो वो ही वॉज अ टॉप खिलाड़ी रह चुके हैं। वो स्क्वॉश खेलते थे, शायद उन्होंने अंडर 19 भी जीता हुआ है। जब आप सियासत में आते हैं तो बढ़के तो आपको लगानी पड़ती। कौन ऐसा शख्स है जिसने बढ़के नहीं लगाई? और वो बड़े उन्होंने कुर्बानियां दी हैं पीटीआई के लिए। तो मेरे ख्याल से पीटीआई ने जब उनको चुना है तो उनको डेफिनेटली इस वक्त एक तगड़ा बंदा चाहिए, क्योंकि उनके साथ जो कुछ राना सनाउल्लाह ने किया या पंजाब गवर्नमेंट ने किया, तो वो तो चाहते हैं कि उनकी खैबर पख्तूनख्वा में एक मजबूत हुकूमत हो। और मेरे ख्याल से अमीन गंडापुर में कोई ऐसी बात नहीं है। अगर उनको वज़ीर आला नामजद किया तो मेरे ख्याल से जब उनको खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने चुना है, बड़े मार्जिन से जीत के वो आए हैं, तो एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। जी ठीक है, तो सिद्दीकी साहब आप किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने विफाक में तो नून लीग का साथ देने का ऐलान किया है, लेकिन अगर काबीना की बात करें विफाक में, तो उन्होंने हिस्सा ना बनने का फैसला किया है। इसके पीछे आप क्या देख रहे हैं? क्या हिकमत अमली हो सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को आखिर क्या जरूरत पड़ी है कि विफाक में जाना ही जाना है, हुकूमत लेनी ही है? वो भी तो किसी ऐसी स्ट्रेटजी पर आ सकते थे कि सिर्फ पंजाब अपने पास रख लेते और मौका देते पीपल्स पार्टी को, पीटीआई को या दीगर जमातों को बनाए हुकूमत। अनवार, ये आपने बहुत अच्छी बात की। जैसे बरतानवी जमहूरियत की हम लोग अक्सर बात करते हैं, तो यहाँ पे जो पार्टी अक्सरियती वोट लेती है उसको मलका पहले तो बुलाया करती थी। अब जब इलेक्शन होंगे उसके बाद किंग बुलाएगा और वो उनको दावत देगा कि आप हुकूमत बनाए। हमारे पाकिस्तान में इस किस्म का कोई रिवाज नहीं है। जो 2 नंबर सीट पे थे और जितने उनके जो इलेक्शन जीते उसके ऊपर जितनी बातें हो रही थी, वो आके विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं। तो मॉरल वैल्यूज तो हमारे मुल्क के अंदर खत्म होती जा रही है। जिस तरह दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ के हॉर्स ट्रेडिंग का एक रास्ता खोल दिया गया। जब आपने बल्ला ले लिया, आपने लोगों को आजाद उम्मीदवार कर दिया, तो उसके बाद आप देख लें कि पाकिस्तान में एक मंडी खुल गई है और हर बंदा अपनी हुकूमत बनाना चाहता है। जब आपके पास अक्सरियत नहीं है तो आप क्यों इतनी जोड़ तोड़ करके हुकूमत में लाजमी आना चाहते हैं? जब आपने मुल्क को सर्व करना है तो आप अपोजिशन में रह के भी सर्व कर सकते हैं। और जिस तरह यह हुकूमत बनाई जा रही है, पीडीएम में तो शायद उस वक्त मजबूरी थी और पता था कि 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अब ये जो हुकूमत बनेगी एक दूसरे की टांगे खींचेगी और बहुत मुश्किल है इनका साथ चलना। और जो आपने बिलावल भुट्टो जरदारी वाली बात की है, उसका जवाब ये है कि देखें, दिखानी, वो कहते हैं ना, कहना तीनों सुनाना दूर। बात यह है कि जब आपने आईनी जितने भी पोजीशन है आप वो सिक्योर कर रहे हैं। आपने कहा जी सदर हमें दे दें, सेनेट चेयरमैन हमें दे दें, स्पीकर असेंबली हमारा रहेगा, तो आप ले तो रहे हैं। ये तो नहीं कि आप नहीं ले रहे, आप सिर्फ वजारतों में आते डर रहे हैं कि कल को हमें परफॉर्मेंस के ऊपर बात ना हो। शायद फिर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ वही होगा जो कि पीडीएम की 16 माह की हुकूमत में हुआ, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारा मलबा ही नून लीग पर डाल दिया था। बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं हम हुकूमत साजी से मुताल्लिक। और कल हमने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है जिसके बाद कुछ अहम फैसले भी सामने आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट तो करने जा रही है, लेकिन वो वफाक में काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे हैं। साथ ही साथ वज़ारत उज़्मा के जो उम्मीदवार हैं वो
पाकिस्तान मुस्लिम नून से शहबाज शरीफ होंगे और वजीर आला पंजाब की उम्मीदवार इस वक्त मरीम नवाज को कहा जा रहा है, जिस पर हम ब्रेक से पहले डिस्कस भी कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीसी का इजलास भी हुआ, जहां पर तहरीक इंसाफ के साथ भी बातचीत की तजवीज़ दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि बानी पीटीआई साफ अल्फाज में कह चुके हैं कि ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बात करेंगे, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ बात करेंगे, ना ही एमक्यूएम के साथ बात करेंगे। तो किसी भी जमात के साथ वो भी तैयार नहीं है। उन तमाम जमातों की हम बात करें जिनके पास इस वक्त उम्मीदवार बड़ी तादाद में मौजूद है। और हालात अब ये नजर आ रहे हैं कि मुमकिन तौर पर आजाद उम्मीदवार भी और पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन में जाकर बैठेगी, लेकिन कुछ ले दो की सियासत के साथ, क्योंकि केपी में पीटीआई की गवर्नमेंट बनती हुई नजर आ रही है और इसके अलावा पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत बनाते हुए हमें नजर आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग ताज हैदर साहब। सर फरमाइएगा, पीपल्स पार्टी का जो गुज़िश्ता रोज़ सीएसी का इजलास हुआ, उसमें हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत की तजवीज़ दी गई है। दूसरी तरफ फिर हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बातचीत नहीं हो सकती, ये भी कहा गया पीटीआई की तरफ से और अडयाला जेल से पैगाम आया है। एग्जैक्टली। तो आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं? बानी पीटीआई तो पीपल्स पार्टी से बात करने के लिए तैयार नहीं है और आप लोग हुकूमत बनाने के लिए नून लीग के साथ तैयार नहीं है, तो फिर ये होगा क्या? ताज हैदर साहब से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और उनका मौक़िफ़ जानेंगे कि वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर चाह रही है तहरीक इंसाफ के साथ बात करना, तो पीटीआई उनसे बात नहीं करना चाह रही है। मुस्लिम लीग नून चाह रही है कि पीपल्स पार्टी साथ मिलकर हुकूमत बनाए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने में रजामंद नहीं है। तो आखिर एंड पर क्या होगा? अच्छा, तो पीपल्स पार्टी के शोहदा होता था वजारत उज़्मा का, ये सब भाग क्यों रहे हैं? बस वो जो हालात कुछ बन चुके हैं और जिस तरह की सुबकी का सामना इलेक्शंस में तमाम जमातों को करना पड़ा है, जितने ओवर कॉन्फिडेंट हमें तमाम जमातें दिखाई दे रही थी और खास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमें बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अगर इस तरह की गवर्नमेंट बनती है तो फिर जो कानून साजी का अमल है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जब हम कौमी असेंबली में मामला देखेंगे तो फिर हमें वो बहुत ज्यादा मुश्किल मामला नजर आएंगे, जो कि हमने 16 माह की मखलूत हुकूमत में भी देखे हैं। और जब पाकिस्तान की मईशत की हम बात कर रहे हैं तो यही इंतजार किया जा रहा था कि इलेक्शंस हो जाएं, हमें बड़े सख्त फैसले करने हैं, अपनी मौशी पॉलिसीज को ठीक करना है, हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। लेकिन अगर फिर से इसी तरह की कोलिशन गवर्नमेंट आती है और इसी तरह के मामला होते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। कह लीजिए कि 100% इम्कान भी यही है कि कोलिशन गवर्नमेंट आएगी और अब उसमें हम ये देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म नामजद किए गए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। और लेकिन वो जो नारा था पाकिस्तान को नवाज दो नवाज शरीफ साहब के हवाले से, वो हमें वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं। और उनकी तरफ से भी बारहा ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था 2/3 अक्सरियत होगी तो वो वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालेंगे, जो कि वो हो या फिर कोई भी एक बाशऊर सियासतदान हो, वो यही अपनी तरफ से कोशिश रखता है कि अगर उसके पास सादा अक्सरियत है तभी वो पार्लियामेंट का ऐवान संभाले। लेकिन ये बहुत बड़ा मसला बन गया है कि उस वक्त भी तज्जियाकार यही प्रोडिक्ट कर रहे थे कि कोलिशन के साथ ही गवर्नमेंट बनेगी और कोलिशन के साथ अगर गवर्नमेंट बनती है तो शायद के जो मुख्तदिर हल्के हैं उन्हें शहबाज शरीफ ही बतौर वज़ीर आज़म सूट करते हैं। तो वो जो कयास अड़ाइयां थी ना मीडिया की भी, वो सच साबित होती हुई नजर आ रही है। वो जो बात हुई थी, मुझे लगता है नवाज शरीफ साहब की बात नहीं हुई थी, वो शहबाज शरीफ साहब की बात ऊपर ही ऊपर हो गई थी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो कयास अड़ाइयां हैं वो तो अभी भी जारी हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि आधी टर्म पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वज़ारत उज़्मा लेगी और फिर आधी टर्म पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो ये भी बड़ा फॉर्मूला तय किया जा रहा है कि 2.5 साल के लिए जो हमें ऐसा करते हैं, हम 6 माह के लिए मैं न्यू पाकिस्तान करती 6 माह के लिए अनवार कर लेते हैं। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट इस वक्त हम जमात देख रहे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है, क्योंकि किसी को भी अगर हुकूमत बनानी है तो फिर उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हाथ तो मिलाना ही पड़ेगा, उनके बगैर ऐसा नहीं हो सकता। और अब यह भी देखना है कि क्या आसिफ अली जरदारी जो हैं वो सदर पाकिस्तान एक बार फिर से बनने जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम केपीके की बात करें तो वहां पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार थे वो 90% से ज्यादा उन्होंने वहां पर कामयाबी हासिल की है। तो यकीनी तौर पर पीटीआई वहां पर गवर्नमेंट बनाने जा रही है। बलूचिस्तान में अगर हम देखते हैं तो वहां पर सिचुएशन अभी क्लियर होना कहीं ना कहीं बाकी है। मुख्तलिफ किस्म के कयास आराइयां हैं, कुछ लोग ये बात करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि लीमीन गंडापुर साहब के
हवाले से एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बनने जा रहा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में। लेकिन जो मेरी खबर है, जो मेरी इत्तला है पर्सनली, ये मैं खुद आप तक कन्वे करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो पीटीआई के अरकान है, जो लीडरशिप है, वो अली अमीन गंडापुर के ऊपर जो है वो मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रही है। बट लेट्स सी के आगे चलकर जो है वो क्या होता है। लेकिन एक जो बड़ा गिरोह कह लीजिए, लॉबिंग कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है वजारत आला की दौड़ के लिए केपीके में। हाँ, लॉबिंग तो डेफिनेटली हम देखते हैं कि हाँ उनके अगेंस्ट हो चुकी है। लेकिन वो जो एक तासुर दिया जा रहा है ना कि शायद कि वो ना बने, ज्यादातर जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा हैं वो इस वक्त अली अमीन गंडापुर को ही एक सूटेबल कैंडिडेट के तौर पर देख रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि माजी में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जिस किस्म के केसेस का सामना करना पड़ा है, जिस किस्म की स्ट्रेटेजीज का सामना करना पड़ा है, ऐसे में अली अमीन गंडापुर उनको लगता है कि कैसी पर्सनैलिटी है जो कि उनके मुखालिफिन को लेकिन एक बड़ा सवालिया निशान है अली अमीन गंडापुर के कंडक्ट को लेकर। बहुत से लोग ये भी बात कर रहे हैं कि बड़े ही एग्रेसिव है वो, और फिर सेम है राना सनाउल्लाह खान साहब, बिल्कुल ऐसी है जिस तरह से खवातीन के हवाले से उनकी स्टेटमेंट सामने आती रही हैं, बिल्कुल जैसे कि ख्वाजा साहब भी देते रहे हैं, वो दिखाते रहे हैं। और फिर एक ऐसा सूबा जिसको हमेशा से हसास सूबा कहा जाता है, जहां पर बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि दहशतगर्दी के वाकयात भी होते हैं, तो वहां पर सानिया 9 मई में मुलव्विस एक शख्स को वजीर आला बनाना, उस डिसीजन को जो मुक्तदर हल्के हैं वो भी किस तरह से देखेंगे। अच्छा, और क्या ये सानिया 9 मई के हवाले से बात करते हैं ना, तो ये एक सिर्फ कंपैरिजन है जो मैं और अनवार मिलकर इस पे ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि ताज हैदर साहब की तो कॉल अभी मिल नहीं रही है, तो लिहाजा हम ही कुछ अपने एनालिसिस आपके साथ पेश करना चाह रहे हैं। जो आपने पॉइंट रेज किया ना सानिया 9 मई के हवाले से, आई टोटली अग्री विद यू। लेकिन वहां पर मेरे काउंटर एनालिसिस ये हैं कि हमें सानेहा मॉडल टाउन भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। अगर हम सानेहा मॉडल टाउन भूल जाएंगे तो बात वहीं पर आ जाती है कि जेआईटी की जो रिपोर्ट्स आई थी उसको जिस तरीके से कहा गया था वो बहुत अलग सिचुएशन है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सानेहा 9 मई जो था वो रियासत पर हमला किया गया था, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो सानेहा मॉडल टाउन था, हाँ वो रियासत के लोगों पर हमला था। तो रियासत और रियासत के लोग बराबरी की सतह पर भी एक साथ आते हैं। बहरहाल ये फैसला तो अवाम ने करना है और उन्होंने किया भी, लेकिन अब ये पार्टियों ने भी फैसला करना है कि उन्होंने बतौर वज़ीर आला किस कैंडिडेट को मुंतखब करना है। बिल्कुल ऐसी है। और जिस तरह से हम ये बात करें कि पीटीआई के अंदर से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस फैसले की मुखालफत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और लग यही रहा है कि केपीके और विफाक में अगर अली अमीन गंडापुर साहब आ जाते हैं केपीके में, तो फिर विफाक के साथ जो नोकझोंक का सिलसिला वो तो फिर उनका बहुत ज्यादा रहेगा। अगर यहाँ पर राना सनाउल्लाह हुए और वहां पर अली अमीन गंडापुर अच्छा, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब तो इलेक्शन भी नहीं जीते, रिजर्व सीट पर मुमकिन तौर पर हो सकते हैं, बाय इलेक्शंस हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, आपको पता है कोई ना कोई सिचुएशन बन ही जाती है। जो सियासतदान नहीं भी इलेक्शन जीते हैं वो उनको भी हम देख लेते हैं कि वो किसी न किसी वजारत में हमें दिखाई देते हैं। बहरहाल ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। तो पहला सेगमेंट आपको पता है हमारे, इनफैक्ट पहला आर जो हमारा है वो होता है इस सिलसिले में कि हम मुल्क की जरा जो इस वक्त गहमा गहमी है, जो सूरत हाल है वो उसको हम डिस्कस करें। अभी मैं आपसे एक मीम भी शेयर कर रहा था कि पहले इलेक्शन नहीं हो रहे थे, अल्लाह अल्लाह करके इलेक्शन हुए, तो अब इलेक्शन खत्म नहीं हो रहे। अच्छा, इलेक्शन के बाद पार्टियों की सिलेक्शन नहीं खत्म हो रही। बिल्कुल, तो ये भी एक बड़ा एक अहम मामला है। बहरहाल जो सूरत हाल है इसमें हम लोग जरा केपीके की तरफ आपको लेकर चलेंगे, जहां पर अली अमीन गंडापुर जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बड़े सरगर्म लीडर हैं, कारकुन हैं, उनके हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है कि वो केपीके वज़ीर आला नामजद किए गए हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से। अब सीनियर तज्ज़ियाकार रशीद साफी साहब, जिनकी एक तवील अरसे से जो खिदमात रही हैं सहाफत में, वो सूबे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट रही हैं। बड़ी कोर उनके पास जो है वो अंदर की खबरें भी होती है, बड़ा क्लोजली उन्होंने देखा है केपीके की सियासत को। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान रशीद साफी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा, ये जो नाम दिया गया है, तजवीज़ किया गया है अली अमीन गंडापुर साहब का पीटीआई की तरफ से, आपको लगता है कि एक अच्छी सिलेक्शन होगी सूबे के मामलात, हालात और पीटीआई की जो सियासी जमात है उसके हालात को देखते हुए?
शुक्रिया जरिए। आप देखिए इस वक्त इमरान खान साहब का तोती जो है 400 बोल रहा है, तो उनकी सिलेक्शन तो जाहिर है हमारे अवाम के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। चाहे उनकी वो बात भी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने सब सच साबित कर दी कि अगर वो खंबा भी खड़ा कर देंगे तो इंतखाबात जीत जाएंगे। तो इसी तरह वहाँ पे तो सूरत हाल यही है, 2/3 मेजॉरिटी है खैबर पख्तूनख्वा के हिमायती याफ्ता आज़ाद अरकान को। तो इमरान खान साहब जिसको चाहेंगे बासानी वो वज़ीर आला पख्तूनख्वा बन जाएंगे। और अली अमीन गंडापुर जीतने वाले उम्मीदवारों में इस वक्त सबसे नुमाया है। गोचे इस वक्त हज़ारा डिवीज़न से मुश्ताक गनी साहब जो साबिक स्पीकर पख्तूनख्वा रह चुके हैं वो भी उम्मीदवार है, बहुत सारे और भी उम्मीदवार सामने आए हैं। लेकिन इमरान खान साहब जिसे चाहेंगे इक़्तिदार का हुमाग जो है उन्हीं के सर बैठेगा। तो अली अमीन गंडापुर अगर आईनी और कानूनी मामलात उनके सही रहे, जो बज़ाहिर लगता है कि सही रहेंगे, क्योंकि कल के दिन में उनको तकरीबन 2 दर्जन के लगभग केसेस में जमानत मिली है। तो इससे ये हमें अंदाज़ा होता है कि एक तो इमरान खान साहब की आशीर्वाद हासिल है और दूसरा जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो अदालतें हैं उनकी तरफ से भी उनको रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है। तो हम इस वक्त ये तो नहीं कह सकते कि ये कोई अरेंजमेंट है, लेकिन इतने सारे इत्तेफाकात एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन साफी साहब आप किस तरह से देख रहे हैं सानिया 9 मई में मुलव्विस एक आदमी जो कि फसाद की बातें करता रहा है, जो कि बहुत ज्यादा एग्रेशन पहले भी अपनी तकरीरों में दिखाते रहे हैं, खवातीन को लेकर जो नैरेटिव उनका है वो बड़ा गलत है। उनको आप समझते एक हसास सूबे का वजीर आला किस तरह से बनाया जा सकता है? और फिर विद इन पीटीआई भी हम देख रहे हैं बहुत से लोग इस डिसीजन की मुखालफत भी कर रहे हैं। जी ये मसाइल तो रहेंगे, लेकिन मैं जो गुजारिश कर रहा था कि इतने सारे इत्तेफाकात एक साथ नहीं हो सकते कि वो जीतते भी है, उनकी नॉमिनेशन भी इमरान खान साहब की तरफ से आती है, उनको अदालत से रिलीफ भी मिलना शुरू हो जाता है। कल वो मुद्दतों बाद जो है मंजर आम पे भी आ गए थे, उनकी वालिद साहब की रहलत हो गई थी, उनके जनाजे में उन्होंने शिरकत की, वो मैदान में भी आ गए। तो ये सारे इत्तेफाकात तो यूं ही नहीं होती, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो चुका। और यकीनी तौर पर आपकी बात दुरुस्त है कि अगर हम उनकी शख्सियत का अजमाली जायजा ले ले तो बज़ाहिर वो मौजू उम्मीदवार नहीं लगते, लेकिन चूंकि जमहूरी निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम है, इसमें जो कोई भी जीतता है और फिर उनकी नॉमिनेशन अगर पार्टी की तरफ से आती है तो उन्हें वो बन जाएंगे वज़ीर आला। ये जो बाकी बातें आप कह रहे हैं ये सारी चीज़ें पस मंज़र में चली जाती है। हमारे सूबे में ये चीज़ है, ये रिवायत रही है कि देखें अगर आपकी तालिबान के साथ बातचीत और मुज़ाकरात हो सकती है, उनके साथ अगर आप टेबल पे बैठ के बात कर सकते हैं, उनको कौमी दायरे में शामिल करने की कोशिश की गई है। और इसी तरह बलोचों को अगर माफ किया जाता है जो रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाले हैं, तो मेरे ख्याल में फिर इसकी भी कोई राह निकल सकती है। लेकिन आपकी बात इस हद तक दुरुस्त है कि खैबर पख्तूनख्वा हमेशा से एक तजुर्बागाह बना रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग प्रोविंस है जी, ऐसे लोग मौजूद थे जो इंतहाई सेंसिबल और इंतहाई अच्छे और सुलाजूग, और खान साहब जैसे लोग वहाँ पे जो नौमुंतखब अरकान है उसमें मौजूद थे, उनको बनाया जा सकता था। मुश्ताक गनी की शख्सियत में भी एक ठहराव है। इसके अलावा बहुत सारे और लोग हैं गोचे जो पोटेंशनल वज़ीर आला के उम्मीदवार थे, उनको पहले ही से मंजरनामे से ये तो है कि इनको भी किया जा सकता था, लेकिन अब जरा हम इस तरफ आए कि अली अमीन गंडापुर ही क्यों, इसके ऊपर आपके एनालिसिस क्या है? और आपको क्या लगता है मुस्तकबिल में चलकर वफाक और केपीके की जो आपसी रिश्ता है, ठीक है ना, वो आप देखेंगे कि सियासी चपकलिश वहां पर बढ़ सकती है? क्योंकि अली अमीन गंडापुर भी टफ टाइम देते हैं, हमने उनको देखा है, उनकी शख्सियत ऐसी, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर वफाक में हुकूमत बनाती है तो हमने देखा है कि उनकी एग्रेशन पीटीआई के साथ तो हमने बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल पर देखी है।
जी, अगर आपके पास सवाल का जवाब मौजूद हो कि पंजाब जैसे बड़े सूबे में उस्मान बुज़दार ही क्यों और उससे पहले महमूद खान ही क्यों, तो इस सवाल का जवाब भी हम आपको बआसानी दे सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर इमरान खान साहब का एक चुनाव है। इमरान खान साहब को ऐसे लोग अजीज होते हैं जो ज़्यादा मुँह फट होते हैं, जो ज़्यादा उनकी नज़र में पार्टी के लिए खुल के बात करते हैं। और सच्ची बात यह है कि इस दफा अली अमीन साहब की शख्सियत को एक तरफ रख के उनकी जो उन पे जो इल्जामात है, अगर वो उसका तस्फिया हो जाए और अदालत अगर उनको रिलीफ दे दे, तो वो पार्टी के लिए, पार्टी के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, सूबे के लिहाज से बात नहीं कर रहा। वो अपने पार्टी के सबसे लॉयल रहने वाले रहनुमाओं में आपने देख लिया था कि परवेज खटक जैसा बंदा पीछे हट गया, महमूद खान जैसे बंदे पीछे हट गए, लेकिन वो मैदान में डटा रहा और खान के लिए लड़ता रहा। वो तो अलग बात है कि वो किन किन सरगर्मियों में मुलविस रहे। 9 मई में उनका नाम आ रहा है, बहुत सारे और चीज़ों में है, 2 दर्जन से जायद मुकदमात हैं उन पे, वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन जो आपका सवाल है कि वो क्यों, तो वो खान की चॉइस है। इमरान खान साहब की जो चॉइस होती है वही ही बात मानी जाती है। और खैबर पख्तूनख्वा में तो उन्हें किसी से कोई बात करने की जरूरत भी नहीं है। 2/3 मेजॉरिटी से जायद उनकी उम्मीदवार वहां पे आए हैं। अगर 10-20 को एतराज होगा भी तो तब भी अली अमीन बासानी वजीर आला बन जाएंगे। अच्छा रशीद सफ़ी साहब, अभी जब आप तज्जिया अपना मुकम्मल कर रहे थे ना अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, तब आपने एक शख्सियत का नाम लिया परवेज खटक साहब के हवाले से। हमने देखा कि बड़े भरपूर जलसे किए उन्होंने KPK में, पेशावर में, और बड़ा दावा कर रहे थे कि KPK में हुकूमत ही वही बनाएंगे, लेकिन अपने निशिस्त भी वो ना जीत सके। फिर उसके बाद उन्होंने ब्रेक भी ले ली सियासत से। उनके इस डिसीजन को आप कैसे देख रहे हैं? और आप चूंकि खुद आपका KP से ताल्लुक है, तो आपको क्या लगता है कि KP में क्या वाकई परवेज खटक पे लोगों का एतमाद जो है वो कम हो चुका है, और जिसकी वजह यह है कि बानी PTI का साथ उन्होंने छोड़ दिया? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा का एक मिजाज है वोटर का, वो बेवफाई को पसंद नहीं करते। सियासी बेवफाई जिस किसी ने भी माजी में भी की है, चाहे वो नवाज शरीफ की पार्टी हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी की पार्टी हो, चाहे दूसरी पार्टी हो, जो लोग छोड़ के अपने जमातों को जाते हैं उनको पजीराई नहीं मिलती। और परवेज खटक साहब ने बहुत बड़े बोले थे और उनको ये यकीन था कि शायद उनको कोई जितवा देगा, लेकिन फिर वहां पे हवा ऐसी चली और पोलिंग डे पे ये बात माननी पड़ेगी कि हम उससे प्री और पोस्ट रिगिंग की बात नहीं करते, लेकिन पोलिंग डे पे आवाम को पोलिंग स्टेशन आने दिया गया था और अपनी मर्जी का उन्होंने वोट इस्तेमाल किया था। नौजवानों में उनकी पजीराई नहीं बन सकी थी, खवातीन में वो अपना पैगाम नहीं पहुंचा सके थे, इसलिए उनको बुरी तरह शिकस्त हुई। और उनकी बुनियादी वजह ये थी कि एक तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग ये समझ रहे कि इमरान खान साहब इस वक्त मजलूम है, उनके साथ ज्यादती हो रही है और वो जेल में है, और महमूद खान और परवेज खटक जैसे लोग जिनके पे माजी में इमरान खान साहब के एहसानात थे उन्होंने बेवफाई दिखाई, तो इसलिए उनका एक बुरा अंजाम हुआ, उनको हत्या के इलेक्शन से दस्तबरदार होना पड़ा। साफी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पिछले दौर में हमने देखा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान में बसाने की बातें करते रहे। आप किस तरह से देख रहे हैं? दोबारा से गवर्नमेंट में आते हैं KPK में और फिर इसी किस्म का अगर एजेंडा रवा रखते हैं तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? सरहद पार से भी देखिए इमरान खान साहब की जीत पे खुशियां मनाई जा रही है। वहाँ के कुछ ऐसे कमांडर, जनरल मुबीन जैसे लोग जो पाकिस्तान के इंतहाई दुश्मन समझे जाते, या अगर मैं ज्यादा सख्त लफ्ज ना इस्तेमाल करूँ, इंतहाई मुखालिफ समझे जाते हैं, उन्होंने इस जीत को बहुत सेलिब्रेट किया है। ऑनलाइन और डिजिटल मीडिया पे उनकी बहुत सारी चीजें मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में भी आपकी बात जो आपका जो सवाल है उसमें जान है, लेकिन इस वक्त चूंकि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने एक जमहूरी और पार्लिमानी अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिए हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि इनका हम तकाबली जायजा हम TTP से करें कि PTI देखे एक जमहूरी बहरहाल एक निज़ाम है, पार्टी है, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को 3री मरतबा उन्होंने फतह किया, कौमी सतह पे उन्होंने वफाकी हुकूमत की है, पंजाब
पंजाब में उनकी हुकूमत रही है, तो एक मुल्कगीर जमात है। तो हम कम से कम मेरी राय में अगर हम PTI का TTP जैसी तंजीमों से कोई तकाबली जायजा करेंगे तो इंतहाई ज्यादती होगी। हमें ऐसी बातें उससे गुरेज करना चाहिए। हमें ये तवक्को रखनी चाहिए कि PTI के उम्मीदवारों पे या PTI की पे जो एतमाद अवाम ने किया है वो तो इस अफरियत से हमें निजात दिलाएंगे, ना कि उनकी दस्तो बाजू बनेंगे। तो फिर आपको लगता है कि मुस्तकबिल में तालिबानाइजेशन जो है KPK में वो परवान चढ़ सकती है, या फिर वाकई उसका कला कमा हो चुका है पहले से ही? इसमें एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना खासा किरदार अदा कर चुकी है, क्योंकि माजी में हमने देखा कि मुशर्रफ दौर में जब मुत्तहिदा मजलिस अमल जो है वो जमात जीती, फिर उसके बाद हमने देखा कि तालिबानाइजेशन में इजाफा हुआ। हाँ बिल्कुल, उसमें इजाफा हुआ और लोग जो थे उन्होंने स्वात में भी हमने देखा वहां का सुकून बर्बाद किया, जिसके बाद असली हुकाम ने स्वात ऑपरेशन किया। तो मुस्तकबिल करीब में आपको लगता है खुदा न ख्वास्ता इस किस्म के मामला जन्म ले सकते हैं? देखिए, सिक्योरिटी के अमूमी मसाइल तो मौजूद है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं है। TTP दिन ब दिन मजबूर होती जा रही है। अलकायदा की तंजीम दोबारा मुनज़्ज़म हो रही है। कोई 20 से ज़ायद जो दहशतगर्द गिरोह है वो इस पूरे सरहदी पट्टी में सरगर्म है। तो सिक्योरिटी के शदीद खदशात मौजूद है। लेकिन एक बात हम जानते हैं कि जो हमारी अस्करी और सिक्योरिटी फोर्सेज है वो इन दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ सफा रहा है और किसी सूरत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर PTI जैसे अव्वल तो ये हमें गुमान भी नहीं करना चाहिए और हमें तवक्को रखनी चाहिए कि PTI जो है सिक्योरिटी मामलात में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्तोबाजू बनेगी। लेकिन अगर बिलफर्ज कोई हमदर्दी उनके दिलों में कुछ उम्मीदवारों के, अगर मैं पार्टी की कभी भी बात नहीं करूंगा क्योंकि वो एक जमहूरी पार्टी है, मैं कभी भी ये गवारा नहीं करूंगा कि इतनी बड़ी पार्टी को कोई तशबीह दे इस तरह की दहशतगर्द तंजीमों को, गर्चे मेरे बहुत सारे इख्तिलाफात हो सकते हैं PTI से। लेकिन जो आपका सवाल है इसमें ये टोटली सिक्योरिटी फोर्सेस का एक टास्क है। इसमें हम जानते हैं कि मौजूदा जो आर्मी चीफ है, जो मौजूदा अस्करी क़यादत है, वो एक इंच भी अपने स्टांस से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हत्ता कि उन्होंने वाजे कर दिया है कि हम जत्तों से बात नहीं करेंगे और अगर पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ किसी ने हथियार उठाया है या जैकेट बारूद का बांधा है तो उनके लिए कोई माफी नहीं है। तो हमें सिक्योरिटी पॉलिसियों में तो कोई तब्दीली होती हुई नजर नहीं आ रही है। इसलिए हमें ये खातिर जमा रखना चाहिए, हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम रहेंगे, चाहे हमारे सूबे में PTI की हुकूमत बने या किसी और की बने, या मुल्क में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बने या पीपल्स पार्टी की बने, उससे उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन हम ये खदशात जो मैंने जाहिर किए कि हमारे सरहदों के आसपास हमारा अजीज दुश्मन भारत सरगर्म है, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात में उतार चढ़ाव है, अब अफगानिस्तान के साथ तो अब हमारी बहुत ज्यादा हालात जो है वो ठीक नहीं है। तो सिक्योरिटी के मसाइल रहेंगे। इसमें अस्करी क़यादत को भरपूर सियासी ताउन दरकार होगी। और अगर PTI अच्छा, क्विक कमेंट सिर्फ मुझे आपसे लेना है, वक्त बड़ा ही मुख्तसर है। कोई आपको लगता है अमीन गंडापुर के अगेंस्ट PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, ये बन सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनको बन तो सकता है लेकिन वो फाल नहीं हो सकता क्योंकि इमरान खान के खिलाफ इस वक्त कोई भी स्टांस लेने बानी PTI के अगेंस्ट फिलहाल हम देख रहे हैं कि कोई भी नहीं जा सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार रशीद साफी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे हब से, जहां PB21 में वोटों की गिनती पर सियासी जमातों के दरमियान झगड़ा हुआ है, फायरिंग हुई है और इस फायरिंग से 2 अफराद के जान बहक होने की इत्तलात मौसूल हो रही है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है और इस वाकये में 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। बिल्कुल, ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं हब से, जहां पर PB21 में वोटों की गिनती पर सियासी ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ और फायरिंग से 2 अफराद जान बहक हो चुके हैं, जबकि 10 से ज्यादा अफराद जो हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं। तो अभी तक नताइज के आने का सिलसिला जारी है और इसमें हमने देखा है कि इलेक्शन नताइज जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स की वजह से खासे मशकूक भी हो गए फॉर्म 45 और 47 की बुनियाद पर, और यही वजह है कि अब तक वोटों की गिनती का अमल जारी है
और हब में यह वाकया पेश आया है, जहां पर PB21 में वोटों की गिनती जारी थी कि दोनों जो सियासी जमातें हैं उनके कारकुनान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ और इस फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। जहां पर हमने देखा कि सिक्योरिटी इदारों ने इस आम इंतखाबात को पुरअमन बनाने की कोशिश की, तो वहीं पर हमें जो सियासी जमातें हैं वो इलेक्शन को कहीं ना कहीं खूनी बनाती हुई नजर आई। ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड। वंस अगेन जनाब, आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान और बगैर किसी ताखीर के इंट्रोड्यूस करवा देते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि बहुत से तज्जिए हो गए लेकिन किसी सियासी रुकन की तरफ से एक मुफस्सिल गुफ्तगू शामिल होना प्रोग्राम में बहुत जरूरी हो चुका था। ताज हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपका अपने वक्त के लिए। सबसे पहले तो सर ये फरमाइएगा, कल जब इजलास हुआ पीपल्स पार्टी के CEC का, हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के साथ भी बातचीत की तजवीज मंजर आम पर आई, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अडयाला जेल में बैठे बानी PTI जो हैं वो ये फरमा रहे हैं कि ना तो MKM से इत्तेहाद होगा, ना बातचीत होगी, ना ही पीपल्स पार्टी से कोई बातचीत की जाएगी और ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से की जाएगी। तो फिर बताइएगा, आप लोगों ने एक मुफाहमत का जो हाथ बढ़ाया है उसको किस तरह से पार्टी एड्रेस कर रही है? देखिए, हम तो सियासी लोग हैं और हर सियासी ग्रुप से बात करना चाहते हैं जिसको भी नुमाइंदगी मिली है। जिनको नुमाइंदगी नहीं मिली है उनको भी हम साथ लेना चाहते हैं, क्योंकि नेशनल यूनिटी बहुत जरूरत है और ये मामला जो है ये आपस में बैठ के और बातचीत करके तय हो सकते हैं। लेकिन PTI की तरफ से जो ऐलान है वो अफसोसनाक है, क्योंकि अगर वो मतलब ना हमसे बात करेंगे, ना मुस्लिम लीग से बात करेंगे, ना MKM से बात करेंगे, तो फिर वो किससे बात करें? शायद वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं और उनसे, क्योंकि उनका शायद फलसफा ही ये है कि उनकी मदद के बगैर आप पावर में नहीं आ सकते। लेकिन ताज हैदर साहब, आप क्या देख रहे हैं, बानी PTI का स्टांस इतना ज्यादा रिजिड आपको क्यों दिखाई दे रहा है? अगर हम मुस्लिम लीग काफ के हवाले से बात करें, चौधरी परवेज इलाही साहब को उन्होंने डाकू कहा, उनसे भी बात कर ली। MKM को उन्होंने कातिल जमात कहा, उनसे भी बात कर ली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ वो किसी भी हाल में कभी भी नहीं बैठे, ऐसा क्यों है? नहीं, मुस्लिम लीग नून के साथ हमने कहा कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की खातिर हम उनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। नहीं, मेरा सवाल था बानी PTI के हवाले से कि बानी PTI कभी नहीं बैठे नून के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, काफ लीग के साथ भी बैठ गए थे, MKM के साथ भी हुकूमत में आ गए थे। पहले ऐसा नहीं था जी। मतलब मेरे वालिद की ताजियत को वो घर भी तशरीफ लाए थे, जिसके लिए मैं एहसानमंद हूँ उनका। पहले वो मिला करते थे, लेकिन ये जो फलसफा है कि आप बगैर एस्टेब्लिशमेंट की मदद के पावर में नहीं आ सकते, इसकी वजह से बाकी जो सियासी पार्टियां हैं वो उनकी नजर में आती रहे और एस्टेब्लिशमेंट मोहतरम। अच्छा ताज हैदर साहब, एक अहम मामला ये भी है, मैं जरदारी साहब का एक इंटरव्यू सुन रही थी, उन्होंने एक प्राइवेट टीवी चैनल को दिया था जिसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट पास ऑन की थी कि मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी जमात ही नहीं समझता। तो वो वाला जो कॉल था, कल वाला जो फेल है, उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, ये जो सियासी तरीका नहीं है, सियासी लोग जो है वो बातचीत करते हैं जी। दूसरे ये कि बहुत बड़ी तादाद में वो आए हैं। इस वक्त जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो सबसे बड़ी पार्टी। तो सियासत में आदमी इलेक्शन इसलिए लड़ता है कि हुकूमत बनाए और अपने प्रोग्राम को पूरे मुल्क के अंदर चलाए। लेकिन अगर वो इस पे राजी नहीं है जी, और वो दूसरों से बात ही नहीं कर रहे और पार्लियामेंट की कोई हकीकत ही नहीं समझते। कितनी दफा बानी PTI आए हैं पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली के सेशन में, वो तो आते ही नहीं। तो वो पार्लियामेंट को भी हकीक समझते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर वो सियासी होते तो वो ऐसा ना करते। खुशकिस्मती से कुछ लोग हैं तहरीक इंसाफ में जो अपने बातचीत के फेवर में हैं और चाहते हैं कि ये जो एक तसादुम की कैफियत है ये मुल्क में खत्म हो, क्योंकि ये उनके लिए भी नुकसानदेह है और मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है। लेकिन उनकी जब जरूरत होती है तो उनको ले लिया जाता है
जब जरूरत नहीं होती तो उनको हटा दिया जाता है और वो जो इंतहा पसंद लोग हैं तो वो ऊपर आ जाते हैं। ठीक है ताजा साहब, पीपल्स पार्टी के इजलास में भी फैसला हुआ कि वजारत उज़्मा के लिए तो नून लीग को वोट दे दिया जाएगा, लेकिन फिर काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके पीछे आप लोगों की क्या हिकमत अमली है वो भी बताइएगा। आप सिर्फ आईनी ओहदे ही लेना चाहते हैं? देखिए, एक तो सवालात हैं और उनकी इलेक्शन जीतने पे जो एक एतराजात हो रहे हैं जिस तरीके से वो इलेक्शन जीते। एक तो ये है, दूसरे ये कि जो हमारा माशी प्रोग्राम है वो बिल्कुल मुखालिफ है उसका, जो कि मुस्लिम लीग का है। ठीक है। तो इस सिलसिले में स्टेबिलिटी की खातिर और मुल्क में एक हुकूमत कायम करने के खातिर हम उनको वोट दे रहे हैं, लेकिन ये कि हुकूमत में शामिल होने से हमारे हाथ बिल्कुल बन जाते हैं और हम पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे जो पॉलिसियां हैं उन पे तनकीद नहीं कर। अच्छा, तो फिर ताज हदीस साहब, क्या ये मामला तय पा गया है पार्टी के अंदर भी, या फिर बाकी वो रहनुमा जो कि चाह रहे थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो अगर पीपल्स पार्टी जो है वो हिमायत करती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो अब शहबाज शरीफ साहब के नाम पर ही इत्तफाक किया जाएगा या फिर मुमकिन तौर पर बिलावल एक बार फिर से ये नाम जेर गौर आ सकता है कि बिलावल प्राइम मिनिस्टर हो? नहीं, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो बिलावल ही होंगे शहबाज साहब के बाद। तो वो जो आधी टर्म वाला फॉर्मूला आप बता रहे हैं कि 2.5 साल शहबाज शरीफ के पास होंगे, 2.5 साल बिलावल के पास होंगे, या फिर इक्तदार पूरा करने के बाद? नहीं, हम लोग जो है वो चाहते हैं कि असेंबलियां जो है अपनी मुद्दत पूरी करें। असेंबलियों का मुद्दत पूरी ना करना किसी तरीके से पाकिस्तान के और जमहूरियत के मफाद में नहीं है। लेकिन माशाल्लाह इस वक्त आप सबने देख लिया कि किस तरीके से वो अपने कैंपेन चलाते हैं, कितना इनकलाबी उनका प्रोग्राम है। लेकिन उसी कैंपेन में ताजा वो ये बातें बिलावल बार बार ये करते रहे हैं कि वो वजीर आजम बनने की ख्वाहिश रखते हैं और इसका इजहार उन्होंने बार बार किया। तो ये तो बड़ा सुनहरी मौका था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, बिलावल भुट्टो के पास, वो ये शर्त रखकर नून लीग से मनवा सकते थे। कह चुके कि अपनी जिंदगी में अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। अल्लाह उनको जिंदगी दे, आमीन। तो बिलावल, तो आप नहीं समझते पीपल्स पार्टी के पास ये मौका था इस वक्त नून लीग से मनवाने का? नहीं, आप कहें, क्योंकि मैं अगर बोलना शुरू करूंगा तो मुझसे बेअदबी हो जाती है। नहीं, आप कंटिन्यू कीजिएगा, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। बड़ी बेअदबी हो जाती है कि जब आप बात काट रहे होते हैं तो उस वक्त मैं बोल रहा हूँ। नहीं सर, आप बोलिए। नहीं, आप हमारे बड़े हैं ताजिद साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए, आप मुकम्मल कीजिए बात। तो इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि वो वजीर आजम बनना चाह रहे थे। एक प्रोग्राम पहले दिया था उन्होंने 27 दिसंबर को, जो कि एक पीपल सेंट्रिक प्रोग्राम था, अवाम दोस्त प्रोग्राम था। उस अवाम दोस्त प्रोग्राम को पूरे पाकिस्तान में हुआ अमल लाने के लिए वो जो थे वो वजीर आजम बनना चाह रहे थे। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिर्फ 2 सूबों के अंदर वो अवाम दोस्त प्रोग्राम चल सकता है और बाकी सूबे जो 2 हैं वो क्या है दूसरे ना, हो सकता है कि दूसरों की पास कोई और प्रोग्राम हो जिससे कि वो चलाए ऊपर। लेकिन ये नहीं है कि कोई, मेरे ख्याल से ही आप ज्यादती करते जब आप एक तासुर ये देते हैं कि उनको लालच थी वजीर आजम बनने की। नहीं, हम ये तासुर नहीं दे रहे, बड़ी माजरत के साथ। आप माफ कीजिए, मुझसे फिर बेअदबी होगी। नहीं सर, बड़ी माजरत, आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं प्लीज, मैं बेअदब नहीं होने। नहीं ताजिद साहब, हम भी आपके उनका एहतराम करते। अच्छा ताजिद साहब, एक मैं आपकी सियासी बसीरत के मुताबिक, हम दोनों ही आपस में ब्रेक में भी गुफ्तगू कर रहे थे सर, हम जब से हमने देखा है पाकिस्तानी सियासी माहौल, हर कोई किसी की ख्वाहिश होती है और प्राइम मिनिस्टरशिप की जो कुर्सी होती है वो बड़ी ही चार्मिंग होती है, सबकी कोशिश होती है कि हम उस पर जाके बैठे। इन नताइज के बाद ऐसा क्या हुआ है कि हर कोई वजारत उज़्मा का ओहदा लेने से भाग रहा है? चाहते तो हैं लेकिन लेना नहीं चाह रहे। आप नवाज शरीफ साहब को ही देख लीजिए। बेटी, मैं तो जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम कहते हैं हमारे वजीर आजम तो शहीद हुए हैं और हमारे लिए ये कोई आराम की बात नहीं है कि हम वजीर आजम बने या ये करें। हम अपने आराम से जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन मुल्क नहीं चलता। गरीबों की जो हालत है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो गुर्बत है, उसको ठीक करना
अगर हम देखते कि हाँ कोई और पार्टी है जो कर रही है तो शायद हम इतने मुतारिक ना होते। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेली पार्टी है जो एक प्रोग्राम रखती है और जिसकी परफॉर्मेंस है एक सूबे के अंदर, जिसमें हमने वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम भी चलाया है, जिसके अंदर वेजेस भी हमने बढ़ाए हैं, जिसके अंदर मुफ्त इलाज होता है, लिवर ट्रांसप्लांट, और ये किया जा सकता है। और हमने फिर ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि पॉलिसी जो है वो नून लीग से मुमासलत नहीं रखती। बहुत शुक्रिया रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताज हैदर साहब कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट की, जो कि बहुत अरसे से जिसको मिस किया जा रहा था और पाकिस्तान सुपर लीग का जिस तरह से इंतजार किया जा रहा था। तो पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन का आगाज 17 फरवरी को हो रहा है। इलेक्शन की गहमा गहमी कम होने के बाद अब शायकीन में जो पाकिस्तान सुपर लीग का बुखार है वो फैलना शुरू हो गया है। इवेंट में शरीक टीमों की जानिब से तैयारियों में भी तेजी आ गई है। खिलाड़ियों को भी हमने देखा, उनमें भी काफ़ी जोशो खरोश हम देख रहे हैं। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल हो गई हैं। लाहौर के रेस कोर्स ग्राउंड में कल हमने मनाजिर देखे, PSL के 9वें एडिशन की ट्रॉफी की रुनमाई की तकरीब का एहतमाम किया गया था। बिल्कुल, और उसमें हमने देखा कि तमाम टीमों के जो ऑनर्स हैं उन समेत कप्तानों ने भी शिरकत की और अब टीमों की आमद जो है वो शुरू हो चुकी है और इन प्रैक्टिस शेड्यूल भी तरतीब दिया जा चुका है। बहरहाल गद्दाफी स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब समेत 9 मैचेस की मेजबानी करनी है और साबिक ऑस्ट्रेलियावी कैप्टन माइकल क्लार्क कमेंटेटर की हैसियत से PSL में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं और वो स्टार क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल जो कमेंट्री पैनल है उसका हिस्सा होंगे। लेकिन साथ ही साथ मुल्तान सुल्तान की अगर से बात की जाए तो अपने 2 अहम फास्ट बॉलर से वो महरूम हो चुकी है, जिसमें एहसानुल्लाह है और ऐसे टोपले जो है वो इंजरी का शिकार हो चुके हैं। बिल्कुल, और इन तमाम मैचेस में दस्तयाब नहीं होंगे। इसी पर हम मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत ने हमें ज्वाइन किया है। हसनैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। काफी देर बाद अब आपसे बात हो रही है क्योंकि मैचेस नहीं हो रहे थे, हम भी क्रिकेट को मिस कर रहे थे और बात तो यकीनी तौर पर होती रहेगी क्योंकि जो क्रिकेट सीजन है वो शुरू होने लगा है। आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियों को? सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग एंड शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग का 9वां एडिशन जो कि स्टार्ट होने की बिल्कुल आपने सारी तरतीब बता दी कि 17 को स्टार्ट होगा। फिर गद्दाफी स्टेडियम में भी मैचेस है, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी मैचेस है, कराची में भी मैचेस है और मुल्तान में भी। लेकिन मैं जो कल की ये जो ट्रॉफी रिवीलिंग की सेरेमनी हुई, इसको थोड़ा सा मुझे जो है ना बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें नजर आई हैं। देखिए, आप एक तरफ PSL का मुकाबला करते हैं IPL के साथ और दूसरा कल जिस तरह ट्रॉफी की रोनुमाई हुई, आपके 6 कैप्टन वहां पे मौजूद थे, बल्कि सरफराज अहमद को वहां से वापस जाते हुए ये न्यूज मिली कि वो क्वेटा ग्लैडिएटर की कप्तान नहीं है। ऊपर से जिस तरह के वहां पे इंतजाम थे तो इस तरह लग रहा था कि PSL की कोई ट्रॉफी को अनरिवील नहीं किया जा रहा, कुछ और चीजें की जा रही है, क्योंकि PSL का हम जब भी कंपेरिजन करते हैं तो वो IPL के साथ करते हैं। लेकिन ये तो वो कहां तक पहुंच गई। लेकिन PSL जो कि किसी जमाने में इतना बड़ा ब्रांड जरूर होता था कि शेन वॉटसन हो गए, केविन पीटरसन हो गए, दुनिया के बड़े-बड़े खिलाड़ी यहाँ पे आके खेलते थे। अब उस तरह के बड़े खिलाड़ी भी नहीं खेल रहे, लेकिन जिस तरह की PCB काम कर रही है उस तरह के कामों से लग रहा है कि शायद थोड़ा सा इंटरेस्ट PCB भी काफी कम है। लेकिन जहां तक आवाम की बात की, देखिए बुखार जो है ना PSL का वो सर चढ़ के बोलता है और डेफिनेटली पूरा पाकिस्तान इस वक्त इंतजार कर रहा है कि 17 से ये तमाम तर चीजें स्टार्ट होंगी। एक मिनट दीजिएगा। जी से हम एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हसनैन, सुन पा रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा और साथ ही साथ ये बताइएगा कि जो स्टैंडर्ड पाकिस्तान सुपर लीग का स्टार्ट किया गया था उसको मेंटेन कर रहे थे। आपने दुरुस्त फरमाया कि जब हमने देखा कल ट्रॉफी की रुनुमाई की गई है, प्रॉपर तरीके से कोई इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था, अनऑर्गेनाइज हमें चीजें लग रही थी कि सिर्फ एक ग्राउंड में ट्रॉफी को रखा गया है, प्रॉपर तरीके से उसको नहीं शो कराया गया। आप इसकी वजह क्या देख रहे हैं? देखिए अनवार, सबसे बड़ी वजह तो आपकी स्टेबिलिटी नहीं है बोर्ड में। ठीक है, आप जब एक इदारे के हेड को साल में 4-5 हेड तब्दील कर देंगे, और पाकिस्तान में PCB भी एक ऐसा ही इदारा है कि जिसके हेड बार बार चेंज किए जाते हैं। पाकिस्तान में आपको पता है चीजें बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज होती हैं, तमाम तर इदारे या तमाम तर जो चीजें होती है वो हेड्स ही चलाते हैं। अब मोहसिन नकवी साहब आए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो ट्रॉफी को अनरिवील किया गया, इससे बेहतर ये था कि आप 17 तारीख का इंतजार कर लेते और जहाँ मैच होता वहीं पे अगर ये काम कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें असर हो रही है। आपको याद होगा कि PSL को भी कंट्रोवर्सीज का शिकार किया जा रहा है। पहले एक फ्रेंचाइज ऐसी थी जो कह अली जफर PSL का सॉन्ग जो है वो नहीं जो है गा सकते। उसके बाद
साहब आए तो हमने देखा कि अली जफर से जो है सॉन्ग वो जो है गाते हुए में नजर आएंगे। अच्छा, हमने देखा है कि पीएसएल का कोई भी सीजन हो, गाना या उसका एंथम हमेशा ही कंट्रोवर्शियल हो जाता है। ये कौन सी बद्दुआ लगी हुई है उसके एंथम को? देखिए जरियाब, जो पीएसएल का जितने भी गाने थे ना, तो जब अली जफर बनाए तो वो बड़े सुपर हिट हुए, लेकिन जो ही हम अली बाहर निकले तो वो जो पिछले वाला गाना था वो तो आपको याद होगा किस तरह लग रहा था। जो है वो स्टेज का वो गाना है, वो पीएसएल का गाना नहीं है। लेकिन ये बड़ा अच्छा है कि हम वापस अली जफर की तरफ हम गए। अली जफर मेरा ख्याल है कि पीएसएल के जो गाना है ना उसके साथ इंसाफ करते, और अभी भी जो उसके टीजर्स वगैरह आ रहे हैं और जो उसकी इनिशिएटिव आ रही है, क्रिएट हो रही है, सॉन्ग है वो थोड़ा सा यूनिक जरूर होगा। ठीक है, तो हसनैन, जिस तरह से आपने कहा कि अब उस तरह से जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं जो बहुत बड़े नाम थे वो पार्टिसिपेट करते आपको नहीं दिखाई दे रहे, कुछ नाम जो आप गिनवा सकें जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के लिए? देखिए बहुत सारे ऐसे नाम हैं, आप अगर देख लें पाकिस्तान सुपर लीग में, अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की जाए तो यहाँ पे एलेक्स सेल्स है। इसी तरह अगर लाहौर कलंदर की बात की जाए तो मोर और लेस वही तमाम दर स्टार्स खेल रहे। सिकंदर रजा है, राशिद खान इस दफा नहीं आ रहे, डेविड विजे वहां पे, ऐसे स्टार जरूर खेल रहे। लेकिन जो मैं बात कर रहा था ना कि इस बिल्कुल पहले सवाल के जवाब में, कि किसी जमाने में यहाँ पे आके केविन पीटरसन खेलते थे, शेन वॉटसन खेलते थे। अब शेन वॉटसन के जो कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो वो डेव वार्नर के साथ करेंगे या फिर पीटरसन का करेंगे तो वो किसी इंग्लैंड के स्टार्स के साथ करेंगे। तो उस तरह के जो नेशनल लेवल के स्टार्स हैं वो पीएसएल में जलवागर नहीं है। उसकी रीजन ये है कि पीएसएल में जो हमने पैसों का भाव है ना उसको बढ़ाया नहीं है। और अब आप देख रहे के कंपटीशन में बहुत सारी लीग्स आ रही हैं। आप अभी पीएसएल की बात करें तो 17 को पीएसएल का स्टार्ट है, 17 को ही आईएलटी का फाइनल है, फिर उसके बाद 30 मेरा ख्याल 2 मार्च तक आपकी बांग्लादेश प्रीमियर लीग आ रही है। एक तो कंपटीशन हो गया और दूसरा हमने अपने आप को उतना ज्यादा अपडेट नहीं किया। लेकिन अभी भी हमारे पास वक्त जरूर है। अगर पीएसएल की बात की जाए तो पीएसएल कामयाब अपने क्राउड की वजह से है। तो आपको पता है कि लाहौर और मुल्तान और रावलपिंडी क्राउड से इंसाफ तो जरूर करता है। अब देखना पड़ेगा कि जहां पर इस दफा फाइनल है कराची में, वो पीएसएल के वहां का क्राउड किस तरह जो है वो, अगर वहां पे क्राउड निकलेगा तो डेफिनेटली हमारे ब्रांड को थोड़ा सा मजबूती जरूर मिलेगी। सही। अच्छा, ये बताइए, जब हम ब्रांड की मजबूती के हवाले से बात करते हैं तो ब्रांडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको लगता है कि इस साल भी ब्रांडिंग पर इतना काम किया गया है कि जिससे पीएसएल खुद भी और बोर्ड भी एक रेवेन्यू जनरेट कर सके, जिससे फ्यूचर में कुछ अच्छे पीसीबी के अंदर जो है वो इनिशिएटिव्स लिए जा सके? जरा दैट इज अ $1 मिलियन क्वेश्चन। इस दफा ब्रांडिंग बिल्कुल नहीं हुई। इस दफा जो क्लॉक है, आप दोनों लाहौर में बैठे हुए, आप देखेंगे कि कजाफी में बिल्कुल एक क्लॉक सी लगती होती थी और वो बताती कि पीएसएल को कितने दिन बाकी हैं। तो वो अभी मेरे ख्याल पिछले एक हफ्ता पहले लगी है। मैं अगर इस्लामाबाद बैठ के आपको बात बताऊं तो यहाँ पे किसी किस्म की हमें पीएसएल की ब्रांडिंग उस तरह से नजर नहीं आती। कराची में वहां पे भी ब्रांडिंग नहीं है। पहले तो इस तरह होता था कि डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट ब्रांडिंग होती थी। अभी सिर्फ ब्रांडिंग जो फ्रेंचाइज की हद तक रह चुकी है या फिर सोशल मीडिया की हद तक रह चुकी है या फिर उन ब्रांड्स की रह चुकी है जो कि फ्रेंचाइज को किसी न किसी मद में स्पॉन्सर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये इतना ज्यादा हम इसको उस तरह से कैपिटलाइज नहीं कर सके। उसकी शायद रीजन यही है, जैसा पहले बताया, कि पूरे साल में आपको पीएसएल की प्लानिंग करनी पड़ती है, लेकिन हम साल में कर दे रहे हैं कि एक चेयरमैन आ गया, दूसरे चेयरमैन को आना है, एक कप्तान आ गया, दूसरे कप्तान को आना है, एक डायरेक्टर आ गया, दूसरे डायरेक्टर। भाई वो जो तैयारी है एक्चुअल में या जो वो ब्रांडिंग है वो कहीं ना कहीं पीछे छुप के रह जाती है। तो इसकी जो वजह है वो आप ये भी देख रहे हैं कि जो मोहसिन नकवी साहब है चेयरमैन पीसीबी, वो हमें बाकी कामों में जरा ज्यादा मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत साजी के अमल में दूसरी मसरूफियात उनकी ज्यादा है, पीएसएल को वो उस तरह से टाइम नहीं दे सके। जी डेफिनेटली। देखिए अभी तो उनको बने अभी जुमा 8 दिन हुए हैं, उनके ऊपर तो ये जुमला पूरा उतरता है क्योंकि 5-6 दिन हुए उनको चेयरमैन बने हुए। इससे पहले ज़का अशरफ साहब चेयरमैन थे। लेकिन मोहसिन नकवी साहब के हवाले से मैं आप या जरिया तो भी बात करें या पाकिस्तान का कोई भी शख्स बात करे, वो थोड़ा सा अर्ली इस वजह से हो जाएगा, 5 दिन हो गए अभी, और इस वजह से हम उन पे इस तरह तनकीद नहीं कर सकते। हाँ, जब वो यहाँ पे 2-3 महीने गुजार लेंगे उसके बाद हम उनके स्टेप्स को देखेंगे। पीएसएल के हवाले से उन्होंने कैसे स्टेप्स लिए, एग्जीक्यूट कैसे किया, पाकिस्तान टीम के हवाले से कैसे लिया, उसके बाद ये तमाम तर चीजें होंगी। लेकिन देखें ये सिर्फ मोहसिन नकवी साहब का कसूर नहीं है। आपकी पीएसएल में डायरेक्टर मार्केट है, आपकी पीएसएल में डायरेक्टर फाइनेंस भी है, आपकी पीएसएल में पता नहीं कितने ज्यादा डायरेक्टर हैं, आपकी पीसीबी में 10 तो ऐसे डायरेक्टर होते हैं जो कि बिल्कुल खुटी लाइन होते हैं, साइड पर उनको किया होता है, वो सिर्फ के डायरेक्टर होते हैं। तो उन तमाम लोगों का काम था
वो आके इस PSL के ब्रांड को थोड़ा सा मजबूत करते हैं। सिर्फ ये एक हेड का काम नहीं होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ एक हेड को देखा जाता है कि हेड कब तब्दील होगा और उसके बाद हम तमाम तर चीजें करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए उन दोस्तों का क्या करना है जो हर बार कॉल करके पूछते हैं हसनैन टिकट मिल जाएगा, टिकटों की फरोख्त का जो मामला है वो क्या है, हम कॉल करें या ओके? नहीं, आप तो लाहौर में अगर वहाँ पे 2-3 लोग हैं ऐसे जो आपको टिकट प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये बातें हम फोन पे करेंगे हसनैन। ये अभी ऑन एयर बताइए कि टिकटों की फरोख्त का मामला जो है वो कैसा चल रहा है? ये टिकटें अच्छी जा रही है दरिया, और टिकटें आपको पता है कि PSL के हवाले से थोड़ा सा महंगी है। आपने बड़ा वैलिड सवाल किया। जो रावल और लाहौर की है वो महंगी है। आप देखिए PCB का कि जहाँ पे हाउसफुल होते हैं वहाँ पे टिकट्स महंगी हैं, और जहाँ पे हाउस वहाँ पे थोड़ा सा टिकट उन्होंने सस्ता किया है। अब जो bookme.com पे इस वक्त टिकट जारी है और काफी ज्यादा टिकट भी हो चुके हैं, और इस दफा काफी महंगे टिकट है। जो आम इंक्लोजर का टिकट है वो भी 2। तो जरा ये बताइएगा हसनैन, किन किन शहरों में मैचेस शेड्यूल हैं और आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो शायकीन है वो जरा ज्यादा एक हल्ला गुल्ला करेंगे और एक क्या बोलते हैं, मुझे मोस्टली लाहौर में ही किया जाता है। हम ये देखते हैं हमेशा से कराची में तो यही कोशिश की जाती है कि किसी तरह क्राउड पहुंच जाए मैच देखने। देखिए, एक तो आप लाहौर वाले बड़े पावरफुल हैं, आपके पास PCB का हेडक्वार्टर है, आप वहीं पे क्लोजिंग भी वही, ओपनिंग लाहौर पे होगी, और उसके बाद जो दूसरा वेन्यू आपका मुल्तान और कराची है, और उसके आखिरी वेन्यू है वो रावलपिंडी, और रावलपिंडी के बाद तमाम तो चीजें एक दफा फिर कराची में शिफ्ट होंगी, और फाइनल इसका कराची में खेला जाएगा। और फाइनल इस दफा एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पहली दफा फाइनल रमजान में खेला जाएगा। जो आखिरी मैचेस है वो पहले 7 से 8 रमजान में खेले जाएंगे, और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि रमजान में आवाम का रहेगा, और इसी वजह से शायद तमाम तो चीजें कराची में रखी गई हैं कि एक तो PSL का ब्रांड भी है और ऊपर से रमजान भी है, तो शायद कराची का नेशनल स्टेडियम आपको 32-33 हजार बंदा वहां पे फुल नजर आएगा। ठीक है हसनैन, एक लास्ट कमेंट बस कीजिएगा, क्विक कमेंट चाहिए। सबसे तगड़ी टीम इस वक्त PSL की आप कौन सी देख रहे हैं? वैसे तो सारी टीमें तगड़ी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लाहौर के अंदर इस दफा फिर टफ टाइम दे सकती है जिस तरह का उनके पास बेंच है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। लेते हैं ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं रियल एस्टेट के हवाले से। तो जायदाद बनाना और लेना अब तो बिल्कुल एक ख्वाब बन चुका है, और इस वक्त ज़्यादा कीमतें हैं कि कोई भी मिडिल क्लास जो फैमिली है वो अपना घर लेने का सोच भी नहीं सकती है। हम मंजूर शुदा सोसाइटीज़ की बात करें या फिर गैर मंजूर शुदा जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि घरों और प्लॉट्स की कीमतें इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। जैसे LD और महकमा हाउसिंग ने इन तमाम सोसाइटीज़ को ही लूटमार की खुली छूट दे रखी है, और कोई भी जो कीमतों का तयन है वो यहाँ पर नहीं किया गया है। बिल्कुल, और प्लॉटों और घरों की कीमतों के लिए सरकारी सतह पर रेगुलेटरी अथॉरिटी ना होने की वजह से हम ये देख रहे हैं कि गरीब और मिडिल क्लास तबके के लिए अपना घर लेना एक ख्वाब बनकर रह गया है। इस वक्त लाहौर के गिरदोनवा की बेशतर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज में गैस की सहूलत मौजूद नहीं है, और सीरियसली मैं इस पर बाकी बात करना चाह रही थी, मगर इस सबके बावजूद प्रॉपर्टी की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। सोसाइटीज ऐसी हैं कि जिनको बने हुए 8-10 साल हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां पर गैस जो है वो मौजूद नहीं है। और हमने देखा कि हाल ही में चूंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी दिसंबर एंड पे और जनवरी में, तो लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो ये इस वक्त सिचुएशन क्या है, इसी पर बात करते हैं। नुमाइंदा न्यूज़ अहमद कुरैशी साहब ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है, उन्हें वेलकम करते हैं। कुरैशी साहब, हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज की जो कीमत है वो मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, लेकिन खरीदने वाले खरीद भी रहे हैं। अलबत्ता अगर हम दूसरी तरफ आए, जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, उनका गुजर बसर जो गली मोहल्लों में रहने वाले घर होते हैं वहीं तक होता है, लेकिन अब तो उनके लिए वो तो खरीदना बड़ा मुश्किल हुआ जा रहा है। तो या इसकी मेन रीजन ये प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज का मार्केट में आ जाना और हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई लॉन्च? देखिए, इसके डायरेक्ट बेनिफिशरी जो हैं किसी भी स्कीम में, जब कोई लॉन्च की जाती है कोई स्कीम, उसमें कोई डील जब दी जाती है, सबसे मेन बेनिफिशरी इसके जो होते हैं वो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं जो वहाँ पर उस सोसाइटी ऑफिस से जाके डायरेक्ट पे करके फाइल्स खरीद लेते हैं। उसके बाद जब एक आम आदमी जाता है तो वो ऑन उसको जो है कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपया उस फाइल पे ऑन उसको देना पड़ता है, जिस वजह से
एक पैसा जो है वहीं पे घूमता है, सर्कल करता है, वहीं पे मैंने खरीद लिया, किसी और ने खरीद लिया, बेच दिया। ये यकीनन मुल्क की मईशत को भी एक नुकसान इस वजह से भी है, जो ये रियल स्टेट प्रॉपर्टी सेक्टर जो है। अब बात करें हम एक आम आदमी की, अगर एक आम आदमी किसी गली मोहल्ले में रह रहा है, उसकी ख्वाहिश है, हमारे मुआशरे में बच्चियों के रिश्ते जब होते हैं तो लोग उनके घर देखते हैं, गली देखते हैं कि हमने रिश्ता करना है, हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे। तो बहुत सारे लोग इस सोच को लेके आगे चलते हैं। जब प्राइवेट स्कीमों में जाते हैं वहां पर उनको पता चलता है उनका अपना घर जो है वो 80 लाख का, और प्राइवेट स्कीम में 3 मरले का घर जो है वो 1.25 करोड़ रुपए का उनको मिल रहा है। इसकी एक बहुत मेन जो रीजन है कि कोई भी हुकूमती सतह पर रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिस तरह आपने बात की, वो नहीं है। अब देखिए हर शहर में डीसी रेट एक आप सुनते हैं कि इस जगह का डीसी रेट ही है। जब कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट शुरू करती है तब जिसका घर आता है उसको गिराया जाता है और डीसी रेट ही पे किया जाता है। तो क्यों नहीं ऐसा किया गया कि डीसी रेट एक मुकर्रर किया जाए किसी भी सोसाइटी में, उनको एक लिमिट दी जाए कि आपने 3 मरले 5 मरले 10 मरले का प्लॉट इससे ज्यादा नहीं बेच सकते। बेशतर ऐसी स्कीमें हैं जहाँ पे सुई गैस नहीं है, बिजली के वोल्टेज बहुत कम है, बिजली का यूनिट आप सुन के हैरान रह जाएंगे, 65 से 70 रुपए का एक यूनिट उनको कॉस्ट करता है। तो ये चीजें कौन देखेगा? रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन कुरैश साहब, जिस डीसी रेट की आप बात करें उसको तो हम टमाटरों पर नहीं लागू कर सके, ये तो फिर प्रॉपर्टी है, सोसाइटीज हैं जिनको काबू में लाना बहुत मुश्किल है। लाहौर की सराउंडिंग में हम देख रहे हैं 15-20 लाख रुपए मरला से कम तो कहीं जगह कोई अवेलेबल ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। पोजेशन की अगर हम जब पोजेशन की बात करते हैं, आप 5 मरले का प्लॉट अगर किसी जगह पे देखें 70 से 80 लाख रुपए का। जी। अब मुझे ये बताइए कि जिस बंदे ने घर बेचना है या अपना जो बनाना जमा पूंजी है, जी, क्योंकि अपना घर अपनी जन्नत ख्वाब हर एक देखता है, चाहे वो मिडिल क्लास है चाहे लोअर क्लास है, हर एक का ख्वाब होता है कि मैं अपने घर में रहूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेंट पे रह रहे हैं, जी, उनकी ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना महंगा खरीद सके। बिल्कुल 10 मरले का प्लॉट आपको मैं बता रहा हूं कि 1 करोड़ से ऊपर। अगर घर देखने आप जाएं, घर भी 5 मरले का जो है वो मटेरियल उसमें स्टैंडर्ड का यूज नहीं होता। जी बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर बनाते हैं। 1.25 से 2 करोड़ सिर्फ उनको जो है वो जरा एक इटालियन स्टाइल दे दिया जाता है, जिसके बायस वो घर जो है 5 मरले का घर 2 करोड़ क्रॉस कर जाता है। तो सूरत हाल ये है हुकूमती सतह पे। अब देखिए एलडीए है, एलडीए का कंसर्न ये है कोई सोसाइटी अगर अप्रूव है एलडीए से, उन्होंने देखना है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सड़कें कितनी है, पार्क है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो इस चीज को मॉनिटर करे कि जो प्लॉट वहां पे बिक रहे हैं उनकी वैल्यू क्या है। लाहौर से बहुत दूर है, 15-16 किलोमीटर लाहौर शहर से दूर सोसाइटीज हैं, गैस उनमें नहीं है, वोल्टेज उनके कम है, लेकिन कीमतें आसमान को छू रही हैं। अच्छा, ये अभी आपने जब गैस का बात कर ही ली है, क्योंकि हम भी जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है, वहां पर कई साल गुजर चुके हैं, अभी तक गैस नहीं है, लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप सोसाइटी के मेंटेनेंस चार्जेस अलग दे रहे हैं, आप गार्ड को पैसे अलग दे रहे हैं, आप मालिक को पैसे अलग, मतलब हर चीज के पैसे जा रहे हैं, लेकिन जो बेसिक इम्यूनिटीज हैं जिसके बारे में अनवार भी बात करें वो वहां पर मौजूद नहीं है। तो इसमें सब प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? क्या सोसाइटीज अगर गैस के लिए अप्लाई कर रही हैं तो गैस इंतजामिया की तरफ से अभी तक आपको पता है फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, या मामला या सोसाइटीज की अपने लोगों की तमाम एमेनिटीज के बगैर अप्रूवल किस तरह से मिल जाती है? एक चीज ये भी है कि अभी आके एक ऐसा इकदाम किया गया है कि जिसमें ये कहा गया कि जो इलीगल हाउसिंग स्कीम्स हैं उनमें ना तो बिजली का कनेक्शन लगेगा, अच्छा, नई जो बनने वाली है, अच्छा, ना सुई गैस, ना टेलीफोन, सरकारी कोई भी सहूलत जो है उसको नहीं दी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह भी आपने कहा एक सवाल उठाया ना जी कि ये किस तरह मिल जाती है, किस तरह अप्रूवल होता है, तो यकीनन ये एक मिली भगत है लोगों की। एक और बड़ी बात ये है कि सोसाइटीज ओनर जो है, डेवलपर्स जो हैं, वो क्या करते हैं कि 5-7 लोगों से जगह खरीद लेते हैं, टोकन पे करके उनसे मलकियत अपने नाम पे ट्रांसफर करवा के एलडीए में अप्रूव करवा लेते हैं, अपना थोड़ा सा पोर्शन वो रखते हैं। मांगा मंडी में अभी भी एक ऐसी सोसाइटी है, नाम नहीं लेंगे हम, उन्होंने 10 लोगों से जगह टोकन दे के अपने नाम करवा ली, एलडीए से अप्रूव करवा लिया, अपना एक छोटा सा पोर्शन रख लिया ताकि ओनरशिप जो है वो एग्जिस्ट करती रहे उनकी। तो जब डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल नहीं होती तब तक ये चीजें नहीं लगती, लेकिन फिर भी आउट ऑफ द वे जाके आप पाकिस्तान है, यहाँ पे सब कुछ मुमकिन है। ये तमाम तर जो जिम्मेदारी है, अगर हम लाहौर की बात करें तो एलडीए की जिम्मेदारी है, और एलडीए की अपनी भी कुछ स्कीम्स हैं जो कि अब हम देख रहे हैं, टीएमए भी है। तो जो सोसाइटीज इनकी अपनी है, वहां क्या रेट्स डीसी रेट के मुताबिक हैं, इन प्राइवेट सोसाइटीज से कम हैं, और क्या तमाम अमेनिटीज हैं जो लोग खुद ये मॉनिटर कर रहे हैं, वो खुद ये काम कर रहे हैं? देखिए एलडीए की एलडीए एवेन्यू 1 है जी, उसके अलावा जुबली टाउन है, मोलन वाल स्कीम है, अभी एलडीए सिटी जो है
LDA सिटी जो है, आप देखिए कि उसका A और B ब्लॉक लोगों ने अपने तमाम तर डेवलपमेंट चार्जेस जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी वो सब कुछ पे कर दिया। अभी तक पोजेशन नहीं मिल सका क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है, बिजली का कोई इंतजाम नहीं हो सका। ये LDA की सोसाइटी की LDA की एक सोसाइटी LDA सिटी, ठीक है। तो LDA की बाकी जो सोसाइटीज हैं जो डेवलप हो चुकी हैं उनमें यकीनन बिजली भी मौजूद है, गैस भी है, और रेट्स के हवाले से बात करें तो वो इक्वल टू अदर प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स है, नॉट DC रेट। ठीक है, लेकिन तो जब हम जॉर्ज टाउन को देखते हैं, इकबाल टाउन को देखते हैं, तो ये तो बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट फिर रहा LDA का। जी बिल्कुल, और वहाँ पे कीमतें आपके सामने क्योंकि वो डेवलप हो गया वहाँ पे सारा। लेकिन अब बहुत पुरानी भी हो गई हैं वो सोसाइटी, पर मेरा सवाल वहां पर आता है कि ये तो LDA की सूरत हाल है ना, जहाँ पे अपने का इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यही वजह है कि अभी तक मामला वहां पे नहीं सही तरह हो पा रहे। तो उन सोसाइटीज का क्या करना है जो कि सर्टिफाइड नहीं है, नॉन सर्टिफाइड है, NOC अप्रूव्ड नहीं है, उनका फ्यूचर क्या है फिर जिन लोगों ने वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है? मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि हुकूमती सतह पर इन चीज़ों को देखना चाहिए। अब होता ये है कि बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे अगर एक ब्लॉक में उनके पास 1000 प्लॉट की कैपेसिटी है, उन्होंने 3000 फाइलें बेच दी हैं। ऐसे में लोग जो है वो सफ़र करते हैं और बीच में फिर नैब इन्वॉल्व हो जाती है। जब वो एक सोसाइटी ऑनर नैब में अरेस्ट रह के आता है, वो वहाँ पे कोई प्ली बार्गेन करता है, कुछ थोड़े बहुत पैसे दे के, मजीद उसका आगे जो है ना, जैसे पंजाबी में कहते हैं, चाका खुल जाता है उसका। जी, फिर उसे नैब का भी खौफ नहीं रहता क्योंकि उसको सारा सिस्टम समझ आ जाता है, सिस्टम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये यकीनन हुकूमती सतह पे ऐसा एक अथॉरिटी बननी चाहिए जो नोटिस करे कि इन प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में प्लॉटों की जो कीमतें हैं वो क्या है, उनकी फैसिलिटीज क्या जो है। अब आपके जोहर टाउन के सराउंडिंग में कुछ ऐसी सोसाइटीज भी हैं जिनमें कम्युनिटी सेंटर तक नहीं है, हालांकि वो लाजमी है। इतनी बड़ी सोसाइटीज। जी, ठीक है, कब्रिस्तान की बात कर रहे थे, बहुत सी ऐसी तो ये यकीनन रियासत की जिम्मेदारी है, जिला इंतजामिया है, हमारी LDA है, महकमा हाउसिंग है, ये सब उनकी रिस्पांसिबिलिटी है। उम्मीद हम ये करते हैं कि अपनी जिम्मेदारी तमाम इदारे जो हैं वो कहीं ना कहीं निभाते रहे। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अहमद कुरैशी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। जी, तो वेलकम बैक जनाब। ये आपका हमारा है हेल्दी वेल्दी सेगमेंट, जिसमें अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है तो आपका जिस्म इजाफी कोलेस्ट्रॉल को आपके शरीयानों में जखीरा कर सकता है। ये खून की नालियां हैं जो आपके दिल से आपकी बाकी जिस्म तक खून ले जाती हैं, और आपकी शरीयानों में कोलेस्ट्रॉल का जमा होना प्लाक के नाम से जाना जाता है, और प्लाक शरीयानों की दीवारों में कोलेस्ट्रॉल का जमा होने का नाम। बिल्कुल ऐसे ही, और वक्त गुजरने के साथ साथ ये प्लाक फिर सख्त भी हो सकता है, और जो आपकी शरीयाने हैं उनको तंग भी कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन भी हैं, एक्सरसाइजेस के भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारी डाइट है उससे ही कोलेस्ट्रॉल को बेहतर किया जाए, जो जूसेस हैं उनसे कोलेस्ट्रॉल को बेहतर कर लिया जाए। तो माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर सारा मज़हर साहिबा हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि आप हमें बता दें बुरा कोलेस्ट्रॉल कौन सा है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल कौन सा है? जी बिल्कुल हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के दो टाइप्स हैं, HDL एंड LDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स एंड लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। बेसिकली लोगों का मिथ होता है कि हमारे पास कोलेस्ट्रॉल अगर डाइट में खाना बंद कर देंगे तो उससे कोलेस्ट्रॉल जो है ब्लड में प्रोड्यूस नहीं होगा या कम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारा लीवर मोस्ट ऑफ द बॉडी रिक्वायरमेंट 80% जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो खुद बना रहा होता है, उसमें HDL बन रहा होता है। लेकिन हमारे साथ ये होता है कि हम डाइट में LDL बैड कोलेस्ट्रॉल ले रहे होते हैं। VLDL भी उसकी टाइप है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, जो हमारी ब्लड स्ट्रीम में रह जाते हैं, एमल्सिफाई नहीं होते और बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होते, तो वो डेंजरस होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताएगा, इस क्योंकि हम चाह रहे हैं कि लोग जरा खुराक के थ्रू ही अपने कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करें बजाय इसके कि वो मेडिसिन की तरफ जाएं, तो ये बताएगा वो तमाम स्पेसिफिक सब्जियां और फल जो कि हमें पूरे सीजन मिलते रहते हैं, अवेलेबिलिटी उनकी मिलती रहती है, इनके जो जूसेस हैं वो कौन कौन से आपको लगता है कि बेहतर जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखें? ओके, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखने के लिए हमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी सीड्स का यूज करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास सेसमे सीड्स हैं, उसके अलावा सनफ्लावर हो गया, बाकी भी इतने ज्यादा हैं, वो इस्तेमाल करेंगे तो हमारा HDL मेंटेन रहेगा। और हमें HDL इसलिए चाहिए होता है, हमने LDL को मेंटेन करना है। ठीक है। तो इसके साथ जो फ्रूट्स और आपने वेजिटेबल्स की बात की, उसमें हमारे पास आता है कि हमने फाइबर इनटेक बेसिकली हाई करना होता है।
फाइबर इनटेक हाई होगा तो कोलेस्ट्रॉल कम होगा। उसमें हम डिफरेंट ड्रिंक्स लेते हैं, ड्रिंक्स में हमने उसका फाइबर नहीं निकाल देना। जस्ट लाइक टोमेटो जूस आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, तो वो मैग्नीशियम इनरिच है, फ्लेवोनॉइड्स इनरिच है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो उसमें ये होता है कि हमारे पास हमने पानी लेना है 1 गिलास, उसमें आप एक टोमेटो लेके ब्लेंड कर सकते हैं। ब्लेंड करके आप यूज कर लें। टोमेटो इज अ बेसिकली फ्रूट, नॉट अ वेजिटेबल, वेजिटेबल नहीं है, तो वो आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप पालक और खीरे की स्मूदी बना सकते हैं ड्रिंक्स में, तो उसको इंटेक कर सकते हैं। पालक आयरन इनरिच है, हमारे पास क्यूकम्बर में फाइबर इंटेक ज्यादा है, वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है, वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करेगा। 2 हो गए। उसके अलावा आप ऐसा कर सकते हैं, चिकंदर, एप्पल। अब चिकंदर आयरन इनरिच है, एप्पल आयरन इनरिच है। इसके साथ दूध वगैरह ऐड नहीं करना, उसमें कैल्शियम होता है, आयरन कैल्शियम चिलेशन हो जाती है। आप उसमें विटामिन सी ऐड कर दें, एस्कॉर्बिक एसिड, जो इसकी एब्जॉर्प्शन को हाई करेगा। आप उसके अंदर लेमन ऐड कर सकते हैं एस्कॉर्बिक एसिड के लिए, वो अच्छा। हम लोग अभी तो कर रहे हैं, पीने के बाद भी यही वाली फीलिंग आती है, वाह मैं वो अभी तक मैं टमाटर वाले पे स्टक हूं कि उसका टेस्ट कैसा और मैं तो खीरे वाले पर हूं। बहुत अच्छा टेस्ट होता है, टेस्ट जनरेट हो जाता है। आप एक बार रिजेक्ट करेंगे, 2 बार, 3rd टाइम आप ऐसा नहीं करेंगे, फिर आपके डेवलप हो जाते हैं। ठीक है। तो और जो खीरे और पालक का भी हम जब ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे, तो उसका कैसा टेस्ट होगा? खीरे और पालक का जो टेस्ट आप इनहेंस करना चाहते हैं, उसमें हम ऑरेंज ऐड कर लेते हैं, पोमेग्रेनेट, अनार ऐड कर लेते हैं, एप्पल ऐड कर लेते हैं, टेस्ट कुछ ऐड कर लें आप। बिल्कुल ऐसे ही है। टेस्ट तो नहीं आएगा आपको, लेकिन टेस्ट बनाने के लिए कोई ना कोई एक फ्रूट आप ऐड कर सकते हैं। उस फ्रूट में आपने ये देखना है फाइबर इनरिच हो, आपने कार्बोहाइड्रेट तो हाई नहीं करना, जस्ट लाइक बनाना, ग्रेप्स, मैंगो लेके ये नहीं ऐड होगा। सीजनल में एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, कोई भी आप इस तरह से एरोमा और फ्लेवर एनहांस करने के लिए बाहर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, जो आम जूसेस हम देखते हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, गाजर का है, सेब का है और किन्नू का है, या फिर उसमें चुकंदर ऐड हो जाते हैं, उसके बेनिफिट्स भी हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए? जी बिल्कुल। गाजर में हमारे पास विटामिन ए पाया जाता है, चिकंदर आपको पता है आयरन इनरिच है, वो भी चाहिए होता है, ये सब हमें चाहिए होते हैं। लेकिन इसके अंदर आपने शुगर ऐड नहीं करना, ब्लेंड करके स्मूदी की फॉर्म में लेना है। बेसिक जो ड्रिंक लेने का मकसद होता है, फाइबर इंटेक हाई करना होता है। फाइबर लेंगे, उसमें एंटीऑक्सीडेंट होंगे, उसमें फ्लेवोनॉइड्स होगा, एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल को कम करेगा, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा। दैट्स व्हाई इट इज एसेंशियल। अच्छा, मैं चाहती हूं कि जरा आप एबीसी जूस को स्पेसिफाई करें और ये टर्म हमारे लोगों को समझाएं और इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो भी जरा लोगों को आप डिस्क्राइब करें। बिल्कुल। हमारे पास ये डिफरेंट लोगों में पाया जाता है कि ये जूस लेना है, ये नहीं लेना। इसमें अगर हम कोलेस्ट्रॉल से स्पेसिफाई करके लोगों को लेते हैं, तो हमारे पास ये आता है कि आपने फूड सिलेक्शन ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक कंट्रोल के अकॉर्डिंग करनी होती है। वो अगर आपने कर ली, बॉडी रिक्वायरमेंट देख ली, जस्ट लाइक आप ये देखें कि फैटी एसिड्स के हमारे पास डिफरेंट हाई लेवल होने की वजह से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, किडनी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। उसमें जैसे हमने पहले टोमेटो जूस की बात की, तो हम उसको ऐड ऑन करके ऑक्सलेट स्टोन्स पाए जाते हैं बॉडी में, वो हम ऐड नहीं कर सकते उसमें। तो हमारे पास MNTs जितनी पाई जाती है, जैसे आपने ABC को इनहैंस किया, MNTs से रेलिवेंट, उसमें हमने बॉडी की कंपोजिशन को देख के देन रिकमेंड करना होता है। इसमें एप्पल है, बीटरूट है और कैरेट है, वो तो है ना, हमने पहले भी उसको डिस्कस किया। लेकिन हम इसमें चीजें जब ऐड ऑन करेंगे, उसमें MNT को देखा जाएगा पहले पेशेंट की, देन रिकमेंड किया जाता है। ओवरऑल लोग जो है हमारे पास एप्पल और बीटरूट सभी ले सकते हैं। उसको इनहांस करने के लिए लेमन ऐड कर लें, एस्कॉर्बिक एसिड इनरिच है। अच्छा, अगर कोई काला नमक डालता है तो उसकी तासीर तो मुतासिर नहीं होती? नहीं, ये नहीं होता, लेकिन वाटर रिटेंशन होती है, वेट गेन हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट ब्लड प्रेशर के पेशेंट, इसको आप काले नमक को रिप्लेस करके, वो टेस्ट के लिए होता है। पिंक सॉल्ट भी नहीं, हम उसमें टर्मरिक ऐड कर सकते हैं। हल्दी का इस्तेमाल, हल्दी का इस्तेमाल बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन वो खट्टा खट्टा तो नहीं, हल्दी का टेस्ट खट्टा नहीं होता, तो कह रही हूं, इट्स टेस्टलेस। आपको एक फील आएगी, एरोमा आएगा। आप 1 पिंच ऐड कर ले, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मैग्नीशियम की वजह से आपके जिस्म में दर्द होगा तो उसमें भी कमी आ सकती है, एंटीसेप्टिक है, जरासीम का खात्मा हो सकता है। ठीक है। अच्छा, जो ABC फ्रूट की हम बात करें, एप्पल, बीटरूट और कैरेट, तो जो शुगर के पेशेंट हैं उनको नहीं हम भूल सकते, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ी तादाद में अब शुगर के पेशेंट हैं, और जिस तरह से हर घर में हम देख रहे हैं एक आधा पेशेंट है, तो उनके लिए क्या एहतियात है? वो तो मेरा ख्याल है शायद नहीं फिर उसको इनटेक उस तरह से कर सकते। नहीं, अगर आपने दिन में कुछ और
एप्पल के साथ आप क्यूकम्बर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। शुगर के पेशेंट के लिए हम इसलिए स्पेसिफाई इसको कर रहे हैं कि कैरेट हो गया, रूट ट्यूबर है हमारे पास, जड़ वाली सब्जी है, ठीक है। उसके साथ साथ बीटरूट आपने देखा, चिकंदर, वो भी जड़ वाली सब्जी है। शुगर के पेशेंट के लिए चीनी नुकसानदेह होती है, उसके साथ साथ जड़ वाली सारी सब्जियां जितनी भी होती हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको पता होगा वो हाई होता है, वो भी नुकसानदेह है। अदरक भी उनके लिए नुकसानदेह है, तो हम वो उनको रिकमेंड नहीं करेंगे। एप्पल के साथ आप उनके पास क्यूकम्बर ऐड कर दें, उसको ब्लेंड करें, उसके अंदर उस विटामिन सी के लिए आप ऑरेंज भी ऐड कर सकते हैं, लेमन भी ऐड कर सकते हैं, पालक ऐड कर सकते हैं, आप वो दे सकते हैं। ठीक है। और जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल हद से ज्यादा बढ़ गया है, मैंने कहीं पर सुना था लौकी का जूस भी वो पी सकते हैं, ऐसा है? जी बिल्कुल, लौकी का बहुत अच्छा जूस होता है हमारे पास, उसमें हमारे पास विटामिन सी की मिकदार बहुत अच्छी होती है, कैरोटीनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स बहुत अच्छी अमाउंट में पाए जाते हैं, तो हम वो सूप की फॉर्म में ले सकते हैं, स्मूदी की फॉर्म में ले सकते हैं, सैलेड्स की फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, लोग कहते हैं कि लौकी की तासीर बड़ी ठंडी होती है कि अगर उसको पी लिया जाए, जैसे लस्सी का सूदिंग इफेक्ट आता है ना, आप थोड़े से मदे पीने की नींद गुनूदगी वाला आलम रहता है तो ऐसा होता है? देखिए, साइंस की तरफ अगर आप आएंगे, ठंडे और गर्म का कंसेप्ट नहीं पाया जाता। ये हमारे पास मीथ है। जो रियलिटी है वो एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की होती है। उसका सूदिंग इफेक्ट ये है कि वो स्टमक सूदिंग है। जब आपके स्टमक में जाता है ज्यादा गैस्ट्रिक एसिड्स जितने भी हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो रिलीज नहीं होता। स्टमक सूदिंग इसलिए फील होता है कि आपने वो ले लिया, वेजिटेबल है, ऑलमोस्ट एक उसकी जो सर्विंग है 25 कैलोरीज दे दी है, हाफ ऑफ द जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाते हैं, पार्शली डाइजेस्ट होते हैं, बाकी स्टमक में होते हैं। तो ऑलरेडी जब पार्शली डाइजेस्टेड फूड स्टमक में जा रहा है, स्टमक रिलैक्स रहता है, तो वो सूदिंग इफेक्ट आपको लगता है कि इसकी तासीर ठंडी है। चले डॉक्टर साहब, ये तो हमें पता चल गया कि ये तमाम जूसेस हैं जिनसे हम अपने कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि हम लोग वक्त की उस तरह से पाबंदी नहीं करते हैं। हम लोग खाने से पहले, खाने के बाद टाइम नहीं देखा और बस ये देख लिया कि इसमें फायदा और हमें मिल जाएगा। क्वांटिटी एक तो जरूर हमें कंफर्म कीजिएगा इन जूसेस की, और सेकेंडली टाइमिंग एग्जैक्टली या स्पेसिफिकली क्या होनी चाहिए जूस पीने की? एग्जैक्टली अगर आप फ्रूट्स और या वेजिटेबल की सर्विंग्स अपने मील के साथ रखते हैं या स्नैक टाइमिंग में रखते हैं, तो उससे ये होता है कि इनकी बायोअवेलेबिलिटी और एब्जॉर्प्शन हमारे जिस्म में इनहैंस हो जाती है। उसमें ज्यादा हमारे पास बायोएक्टिव कंपाउंड्स हमें अवेलेबल हो जाते हैं, ज्यादा विटामिन्स आपको सप्लीमेंट्स नहीं लेने पड़ेंगे, आप उनकी अवेलेबिलिटी हाई होगी, इट मींस इट्स वेरी बेनिफिशियल। तो टाइम लेने का ये है कि आप स्नैक टाइम 11 बजे का टाइम होता है, शाम 5 का टाइम होता है, उसमें हम ये ले सकते हैं। बेड टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। हाई फाइबर मोस्टली जब हम सोने जाते हैं तो स्टमक को भी रिलैक्स करना चाहिए। फाइबर से GI मोटिलिटी इनहैंस होती है, तो रात के टाइम में नहीं लेना। मतलब जिस टाइम पे लोग चाय पी रहे हैं तो वो चाय के साथ इसको स्किप करें और इसको ये जो जूस ऐड करेंगे। और क्वांटिटी अगर हम क्वांटिटी की बात है तो आप कोई भी एक सीजनल फ्रूट और एक वेजिटेबल ऐड करके भी ये बना सकते हैं। ये उनके लिए है जो हमारे पास डायबिटीज के पेशेंट हैं। अगर वो डायबिटीज के पेशेंट नहीं है तो वो हमारे पास 2 से 3 फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। कोई भी, जैसे हमने एप्पल किया, ऑरेंज किया, टोमेटो की बात करते हैं, तो ये ऐड करके। तो ये जो करेले वाला जूस है ये किनके लिए बेहतर, स्पेशली हम लोग देखें डायबिटिक पेशेंट्स? जी बिल्कुल, ये डायबिटीज पेशेंट्स को दिया जाता है। वो हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेसिकली वो कम करता है, दैट्स व्हाई वी रिकमेंड इट। ठीक है। और नीम का पानी भी बहुत सारे लोग पीते हैं। तरीका क्या, इसको ब्लेंड करना होता है या करेले में पानी रख के उसको सॉक करके वो जो एक होता है उसका? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आपने उसे पील ऑफ करना है, पील ऑफ करने के बाद आपने उसे पानी में ब्लेंड करना है, या उससे मोस्टली लोग सैलेड्स के फॉर्म में योगर्ट में डिप करके रख देते हैं और अर्ली इन द मॉर्निंग वो यूटिलाइज करते हैं। लेकिन इन सब चीजों से बेटर होता है कि आप कार्बोहाइड्रेट जो हमारा मेन सोर्स है बॉडी के फ्यूल का, अगर डायबिटिक पेशेंट का वो कम कर दिया जाए, उसमें हमारे पास बाकी खाने में मील में जहां कार्बोहाइड्रेट जा रहा है वहां पे आप वेजिटेबल्स और प्रोटीन्स ऐड कर देते हैं, तो उनका शुगर लेवल मेंटेन हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर सारा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।